शानदार तेजी के साथ 17,000 की तरफ तेजी से बढ़ते हुए निफ्टी पर हम और जबरदस्त खरीदारी का माहौल बाजार में चौतरफा खरीदारी वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के दिन बचा है। आखिरी 1.5 घंटा मजबूती कितनी और बढ़ेगी और क्या करें, नई सीरीज की तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्सपायरी से पहले तो जबरदस्त एक्शन आ गया कि एक्सपायरी तक भी ऐसे एक्शन बना रहेगा। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या करना है आपको, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। पहले तो बताएं, जबरदस्त एक्शन वाले दिन बड़ी बातें क्या है? बहुत ही तगड़ा एक्शन है दीप, और दिन की ऊंचाइयों पर बाजार है। 16,900 को भी पार करके टिकते हुए दिख रहे हैं। न सिर्फ 16,800 पार किया है बल्कि 16,900 के पार निकलकर टिकते हुए दिख रहे हैं और दमदार तेजी होती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी भी 550 अंक उछलकर अब 37,400 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आईटी, मेटल, बैंक, एनबीएफसी, ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जहां दमदार खरीदारी होती दिख रही है। और आज का मूड माहौल सही करने की सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाती है 2 एनबीएफसी कंपनियों को, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। दोनों में 10-10% का उछाल है। निफ्टी के दोनों स्टॉक और 10-10% पिछली बार कब बढ़े हों याद नहीं आता। ये क्या, कोई भी निफ्टी का स्टॉक 10% बढ़ा हो वो याद नहीं आता। डाउ फ्यूचर्स जबकि सपाट है, यूरोप में सुस्ती है, एशिया में कोई उत्साह नहीं है, लेकिन भारतीय बाजारों की चाल अपने आप में बिल्कुल अलग, एकदम मजबूत, ये साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल जबरदस्त एक्शन है सर। और एक बात इस पर मैं कहना चाहूंगा, जो 2-3 दिनों से एक्चुअली आप ये बात कह भी रहे थे, जब भी हम मॉर्निंग कमेंट्री डिस्कस करते हैं, आफ्टरनून में भी ये सवाल आता है। इवेंट है, रिस्क है, बट रिस्क हमेशा लॉन्ग्स का नहीं होता, रिस्क शॉर्ट्स का भी हो सकता है। कल आशु सर भी इसी के बारे में बात भी कर रहे थे। पर ये पॉइंट आज से ज्यादा इसका बेटर एग्जांपल नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली। और दीप पे ये रिस्क आज इसलिए ज्यादा थी किसी भी के लिए, लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि आप फेड की मीटिंग के बाद आपको मंथली एक्सपायरी सामने देखनी है। उस मंथली एक्सपायरी में आप एक अच्छी तेजी देख चुके हैं और ऐसे लेवल पर आप बंद हुए थे कल जहां से मेक और ब्रेक का, अगर नीचे जाना होता तो भी लेवल एकदम परफेक्ट था और ब्रेकआउट देना है तो भी परफेक्ट। अब अमेरिकी बाजारों ने यह तय किया कि मजबूत होना है और वहां से अगर आपको ब्रेकआउट मिलना है तो फिर कहना ही क्या, राइट। सो पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट मिल गया और ऐसे में एक्सपायरी के दिन जो शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला है। और मैं यही सुबह गिनकर आपको बता रहा था कि किस तरह से आप 16,800 के पार निकलेंगे तो करीबन 1.5-2 करोड़ शेयर आपके कॉल राइटर्स रिस्क पर हो जाएंगे। अब तो 16,900 भी पार होता हुआ दिख रहा है। इस स्पीड से चले तो आज ही आप 17,000 की तरफ बढ़ जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत हैं और शॉर्ट्स कवर होने हैं। एक्चुअली ये आज की जो इतनी बड़ी तेजी है, ये सिर्फ एक चीज की नहीं है, सिर्फ खरीदारी की नहीं है, शॉर्ट कवरिंग की भी है। सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की नहीं है, फ्रेश खरीदारी की भी है। दोनों चीजों का जब साथ में समन्वय होता है तब आप इस तरह की एक तरफ फर्स्ट क्लास तेजी देखते हैं। और आप देखिए सुबह सुबह एक बार 16,750 का निफ्टी दिखा जहां पर खरीदने का मन बना और उसके बाद वहां से घूमकर पीछे आया नहीं। 37,000 के नीचे बैंक निफ्टी गया ही नहीं। तो ओवरऑल धीमे धीमे आप बाजार को ऊपर की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। तो दोनों ही चीजें हैं, खरीदारी भी है और हर एक लेवल पर लोग शॉर्ट भी वापस होते जा रहे हैं और ये शॉर्ट कवरिंग ही नीचे के लेवल पर बाजार को अच्छा सपोर्ट दे रही है। सो आई थिंक आज का बचा हुआ 1.5 घंटा जो आपका सवाल है वो ये, तो मुझे लगता है कि बाजार मजबूती रहेंगे और संभावना पूरी इस बात की है कि अच्छी मजबूती के साथ ही आप बंद होते हुए दिखेंगे, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का सहारा आपको हर 50 पॉइंट नीचे पे मिलेगा और 50-75 पॉइंट से ज़्यादा की नीचे की उम्मीद करना किसी भी लेवल से वो गलत ही होगा। बिल्कुल। बस खाली एक ही चीज़ है कि आप 17,000 के नज़दीक पहुँच रहे हैं। एक मनोवैज्ञानिक स्तर है, हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से, मनोवैज्ञानिक स्तर के लिहाज से थोड़ी 17,000 की वैल्यू है, लेकिन अल्टीमेटली 16,800 के बाद अगर किसी एक लेवल की बड़ी वैल्यू है तो 17,400 से 17,600 की है। आपको याद होगा 17,200 17,300 की रेंज में हमने कहा था कि रुकेगा और वहां से फिर ब्रेकआउट होगा तो आपको एक बड़ी तेजी बनेगी। तब 16,700 16,800 होना चाहिए। 16,700 16,800 को पार करने में हमने वक्त लगाया। अब ब्रॉडली, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि आज ही मुझे बताना पड़ जाएगा, इसलिए मैंने पूरी डिटेल स्टडी नहीं की, इसलिए मैं अंदाज से बता रहा हूँ कि अगला लेवल 17,400 17,600 का आता है। लेकिन फिर भी कल आपको ज्यादा सही तरीके से बताऊंगा कि अब अगला पड़ाव कहाँ है इस जर्नी का, जो 16,800 के ऊपर के ब्रेकआउट का है। एक चीज और कहना चाहूंगा, बढ़िया तेजी है, अच्छा ब्रेकआउट है, अच्छी क्लोजिंग है, लेकिन न सिर्फ आज की बल्कि मुझे कल की क्लोजिंग भी 16,800 के ऊपर की चाहिए। आपने सुबह भी कहा था और वो इसलिए कह रहा हूँ दीप कि आज की क्लोजिंग में कितनी शॉर्ट कवरिंग और कितनी फ्रेश खरीदारी की, ये अलग अलग करके अंदाजा लगाना किसी के बस की बात नहीं है। एक्सपायरी का दिन नहीं होता और आप 16,900 पर या इसके ऊपर बंद हो रहे हैं, हम हाथों हाथ लेते, बड़ा ब्रेकआउट मानते हैं। बेटर सेफ देन सॉरी। एक दिन और अगर आपका 16,800 के ऊपर बंद होता है तो आपका कंफर्मेशन और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और तब आप और बड़ी तेजी के लिए तैयार होते दिखेंगे। लेट्स सी
आज और कल में क्या होता है, लेकिन आज की स्क्रीन तो साफ बता रही है कि बाजार कोई कमज़ोर होने को तैयार नहीं। और ये सब कुछ तब है दीप जबकि अभी आप सुबह से देखिए एक भी बार आपको डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में नहीं दिखे हैं, नेस्डेक फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार अपने दम पर आज तेजी का ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। बिल्कुल, तो चलिए ये है आपके इस समय का सेटअप। थोड़ी देर में एनालिसिस से डेटा भी समझेंगे। एसबीआई कार्ड्स, इसके नतीजे आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं और अच्छा मुनाफे का आंकड़ा आते हुए दिखा है। हमने देखा है 305 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 327 करोड़ का आपने आते हुए दिखा है एसबीआई कार्ड्स के लिए। अनुमान से थोड़ा बेहतर ही ये आंकड़ा आते हुए दिख रहा है। अनुमान 600 करोड़ का था, तो उस हिसाब से इसने अनुमान को करीब 4.5-5% से बीट किया है, तो अच्छा नंबर आ रहा है एसबीआई कार्ड्स के लिए। नेट इंटरेस्ट इनकम पर भी रखेंगे नज़र। 1060 करोड़ का हमने अनुमान लगाया हुआ है, वो बढ़कर आई है 1080 करोड़ की, तो अगेन अनुमान से थोड़ा बेहतर ही आंकड़ा आपको आते हुए दिख रहा है। और पिछले साल के मुकाबले देखेंगे तो करीब 15% की बढ़त, 15-16% की बढ़त इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम में भी आई है। तो मुनाफा और एनआईआई दोनों ही अनुमान से बेहतर आपको आते हुए दिख रहे हैं एसबीआई कार्ड्स के लिए। एसेट क्वालिटी तो वैसे भी इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी होती नहीं है। आइए फिर एसबीआई कार्ड्स पर नजर है। कुछ और नतीजे जो आ गए हैं वो भी एक बार जान लेते हैं, और साथ ही आने वाले कुछ नतीजे और आने वाले दिनों के लिए कुछ इवेंट्स क्या हैं, ये तो पूरा एक्शन लेकर अरमान और कुशल हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं एसबीआई कार्ड्स के भी अब नतीजे आ गए आज के लिए और फिर आने वाले दिनों के लिए और कौन से नतीजे और इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए नंबर्स में निफ्टी की साइड से अभी डॉक्टर रेड्डीज लैब और एसबीआई लाइफ के नंबर्स आने बाकी हैं आज के दिन में, और साथ ही आप एफएनओ स्पेस से इंटेलेक्ट डिजाइन एनेरा, एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज, निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट, टीवीएस मोटर्स, वेदांता और साथ ही पंजाब नेशनल बैंक, इनके नंबर्स आने वाले हैं। तो यहाँ पर फोकस रखिए। दूसरी तिमाही का जीडीपी आंकड़ा भी आता हुआ दिखेगा यूएस का, तो वहाँ पर भी फोकस है। और कल के लिए काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं, खासकर नतीजों के दम पर सिप्ला, एचडीएफसी लिमिटेड, साथ ही सन फार्मा और एनटीपीसी के नंबर्स भी आएंगे। एफएनओ स्पेस से अशोक लेलैंड, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, रेन इंडस्ट्रीज, टोरेंट फार्मा, आईओसी, डीएलएफ, जीआरएम इंफ्रा और साथ ही पिरामिड एंटरप्राइजेस के नतीजों पर भी नजर रखिए। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी गिफ्ट सिटी भी विजिट कल करते हुए नजर आएंगे, जहां पर एसजीएक्स निफ्टी की फ्यूचर्स ट्रेडिंग का वो इनाग्रेशन करेंगे। इनफैक्ट एनबीसीसी पर भी फोकस रखिए, क्योंकि कल से यहाँ पर ये एनबीसीसी एफएनओ सीरीज से बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर इस वजह से ये फोकस में रहेगा। और साथ ही राम रत्न वायर्स करके कंपनी है, ये बीएससी पर लिस्टेड है, एनएससी पर इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। नवभारत वेंचर्स भी, इसका भी नाम चेंज होकर नव लिमिटेड हो जाएगा। यस लिमिटेड, यस बैंक पर फोकस रखिए, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड जो है राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या फिर क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक करेगा। साथ ही एचडीएफसी लाइफ शेयर इशू के जरिए फंड जुटाने पर भी कंपनी बोर्ड बैठक करती हुई दिखेगी। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूरोप के सीपीआई डेटा जुलाई महीने के और साथ ही जीडीपी आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। और अंत में 30 जुलाई शनिवार यहाँ पर एफएनओ स्पेस से बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और साथ ही एमसीएक्स के नंबर्स पर भी आपको नजर रखनी है। बिल्कुल, तो नतीजों के लिहाज से तो बिजी पीरियड चल रहा है इस समय बाजार के लिए, और उसी का एक्शन आप देख रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ नतीजे जो आ चुके हैं ऑलरेडी आज, और कुछ और खबरें। अरमान है हमारे साथ। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं। जी, सबसे पहले नेस्ले पर ध्यान रखिएगा। जो नेस्ले के नतीजे आए हैं वो मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। आपको आय में 16% की बढ़ोतरी दिखेगी। हालांकि जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स 24.8% से घटकर 21% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी देखेंगे आपको लगभग 4% की कटौती दिखी गई है। बजाज फिनसर्व कंसोलिडेटेड मुनाफे की बात करेंगे, 57% बढ़कर आता हुआ दिखा है। वहीं आय देखेंगे, आय भी लगभग 14% बढ़कर आती हुई दिखी है। उसके साथ साथ 1:5 का जो स्प्लिट हुआ है, और एक शेयर के बदले एक शेयर के बोनस को भी मंजूरी मिल चुकी है। जुबिलेंट फूड कंसोलिडेटेड मुनाफे की बात करेंगे, लगभग 63% बढ़कर आता हुआ दिखा है। वहीं आय लगभग 41% बढ़कर आती हुई दिखी। और मार्जिन्स देखिए, मार्जिन्स में भी थोड़ा सुधार देखा गया है, 23.7% से बढ़कर 24.2% पर आते हुए दिखे हैं। श्री सीमेंट आय को अगर छोड़ दे तो नतीजे जो हमारा अनुमान था उससे कमजोर आते हुए दिखे हैं। स्टैंड अलोन अगर मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे में लगभग आपको 52% की कटौती देखी गई है। और आय में भी, आय जैसे कि थोड़ी बढ़कर आई है 21.8% पर। जैसा कि हमने अनुमान बताया था, तब भी आप बताया था कि जो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, उसके चलते आपको दबाव देखने को मिलेगा, और वही होता हुआ दिखा है। इनके मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स 29.4% से घटकर 19.4% पे आते हुए दिखे हैं, क्योंकि जो फ्रेट कॉस्ट और पावर एंड फ्यूल कॉस्ट है वो बढ़ती हुई दिखी है। टीडीके प्रेस्टीज मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफा 80% बढ़कर आता हुआ दिखा है। आय लगभग 60% के आसपास बढ़ के आती हुई दिखी। और मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में भी आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है, 11.1% से बढ़कर 12.7% पर आते हुए दिखे हैं। केपीआर मिल मुनाफा 35% बढ़कर आया है, आय 75% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में थोड़ा बहुत कट देखा गया है, 25% से घटकर 23% पर आते हुए दिखे हैं। डॉक्टर लाल पैथ
मुनाफा लगभग 56% की कटौती देखी गई है। और अगर कामकाजी अगर मार्जिन्स की बात करेंगे, मार्जिन्स में भी आपको कटौती देखी गई है, 31.3% से घटकर 23.5% पर आते हुए दिखे हैं। ओरिएंट सीमेंट, मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे में 58% का कट देखा गया है। और मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में बहुत बड़ा कट देखा गया है, 26.9% से घटकर से 14.3% पर आते हुए दिखे हैं। GHCL, मुनाफा लगभग 312% बढ़कर आता हुआ दिखा है और आय भी लगभग 95% बढ़कर आई है। और मार्जिन्स में भी इसमें इंप्रूवमेंट देखा गया है, लगभग 23% से बढ़कर 31% पर आते हुए दिखे हैं। NIIT लिमिटेड, मुनाफा लगभग 14% घटा है, हालांकि जो आय है वहां पर आपको 35% का उछाल देखा गया है। CMS इन्फो, मुनाफा लगभग 47% बढ़कर आता हुआ दिखा है और आय में भी लगभग आपको 22% का उछाल देखा गया है। खबरों में शुगर स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 10 से 12 लाख टन अतिरिक्त शुगर एक्सपोर्ट्स की मंजूरी संभव है। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें जोमेटो में 1 करोड़, HDFC लाइफ 15 लाख और अशोक लेलैंड में 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट खबरें और जो नतीजे आपके सामने आ चुके हैं। SBI कार्ड्स, इस पर रखिए नज़र, ये स्टॉक भी एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट हमारा पूरा पैनल भी है तैयार एक्सपर्ट्स का और ये करते हैं सबका स्वागत। SBI कार्ड्स पर एक बार कुणाल जी से राय भी ले लेते हैं। कुणाल जी, ओके, कुणाल जी से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं सुमित जी भी। सुमित जी, जरा SBI कार्ड्स का चार्ट देखें। वैसे तो ठीक रिएक्शन दे रहा है, डेज हाई के आसपास है, नतीजे अच्छे आते हुए दिखे। 890 पर कैसा लगता है SBI कार्ड सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु, तेजी SBI कार्ड के अंदर 900 का लेवल टूटता है उसके बाद करनी चाहिए। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड कर सकते हैं। 900 के ऊपर जैसे ये सस्टेन करेगा तो फिर अगस्त के अंदर SBI कार्ड के अंदर फिर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 900 के ऊपर सस्टेन करने पे SBI कार्ड के अंदर ऊपर में जो तेजी देखने को मिलेगी 930 से लेकर 950 रुपए तक की देखने को मिल सकती है। स्टॉक का जो नीचे के अंदर सपोर्ट बन रहा है 875 880 के पास बन रहा है, तो 875 880 का लेवल जब तक नहीं टूटता तब तक पोजीशंस होल्ड करके चले। आपके लिए SBI कार्ड जहां पर आपको एक्शन बन रहा है। एक स्टॉक जो वैसे बैन लिस्ट में है बट आज सीरीज का आखिरी दिन है और उस पर आप बड़ा एक्शन देख रहे हैं, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस 9.5% ऊपर ये काउंटर इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो बड़ा उछाल इस पर आ रहा है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को कंपनी देने की कोशिश कर रहा है ये चार्ट, और नजर रखिए इंडियाबुल्स हाउसिंग इस पर एक बड़ी मूव आपको बनती हुई दिख रही है। कोटक बैंक, इस पर एक जबरदस्त मूव आपको आती हुई दिखी है, 4% ऊपर कोटक बैंक इस समय ट्रेड में आपको दिखेगा। हिमांशु जी से एक बार राय लें कोटक बैंक पर। हिमांशु जी, 1830 कोटक बैंक, राय दें सर अपनी। गुड आफ्टरनून टू यू दीप। दीप देखिए, अभी तक कोई बहुत बड़ी तेजी कोटक बैंक नहीं दिखा पाया। आज पहला दिन है जब यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आ रही है और मेरे लिए कन्विंसिंगली यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लेना पॉसिबल हो पाएगा अगर ये 1840 1850 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा। तो अगर 1850 के ऊपर मुझे ये कि 2 दिन रुकता है या वीकली क्लोज देता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आ सकता है। और फिर उस केस में मुझे लगता है कि जो अगला पड़ाव होगा लगभग वो 2000 तक का एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, जहां तक की रैली कोटक बैंक में देखने को मिलेगी। ओके, तो ये है आपके लिए कोटक बैंक पर आइए क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, आईटी स्पेस में मोमेंटम था मॉर्निंग में, मुझे लगता है अभी भी ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। कोफोर्ज मेरा स्टॉक है जो अभी चलना चाहिए, अभी सिर्फ 2-2.5% ऊपर है और बाकी के उसके वो कैटेगरी जो हाई मोमेंटम स्टॉक्स है जैसे कि माइंट्री वो 5-5.5-6% ऊपर है। तो मुझे लगता है कोफोर्ज में कैचअप प्ले होगा। अभी 3800 का भाव है, 3750 के नीचे का हल्का सा नीचे का स्टॉप लॉस लेना चाहिए। आपकी रिस्क 50 रुपये होगी। मेरा मानना है 3900 का पहला टारगेट होगा जो कल तक आना चाहिए और 4000 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। 3900 4000 के टारगेट के लिए कोफोर्ज में करें खरीदारी, ये राय वागले साहब की तरफ से। आइए कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अब अपनी बैक टू बैक 2 बेहतरीन पिक्स के साथ। तो बिगुल चार्ट कॉर्नर का। दो बेहतरीन पिक्स आप चाहें तो एक साथ भी दे सकते हैं और चाहें तो आराम से भी दे सकते हैं। आशु सर तो आज है नहीं शो पे, तो आपको चांस तो मिलेगा। वैसे जैन साहब तो वैसे भी समय ज़्यादा लेते नहीं है, तो इसलिए आपकी मर्जी है, अगर आपको बैक टू बैक देना है बताएं सर। देखिए अनिल जी, बैक टू बैक ही देंगे, चांस की कोई दिक्कत नहीं। अनिल जी, आशु जी मतलब कि स्टूडियो में बैठे हों
चांस तो हमें भरपूर मिला है और चांस की कंप्लेंट नहीं अनिल जी। पहले अपडेट है अनिल जी, एक्साइड जो पिक ऑफ द वीक था अनिल जी, वहां पे टारगेट 158 का अचीव हो गया है। और दूसरा जो अभी चार्ट कॉर्नर में बैक टू बैक 2 पिक्स हैं, पहला खरीदारी की राय है मैक्रोटेक डेवलपर्स में लोधा में, इसमें खरीदारी की राय है और काफी बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है। और अनिल जी ये मेरा पिक ऑफ द सीरीज भी था, 1200 के टारगेट थे और अब 1200 के लेवल पे बेचना नहीं है। न्यू मतलब कि एक बड़ा वाला पैटर्न की इमर्जिंग हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर फर्दर एक अपसाइड देखने को मिलेगी। तो इन स्तरों पर मैक्रोटेक डेवलपर में खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आज सवेरे डीएलएफ पर मैंने खरीदारी की राय दी थी और राकेश जी ने गोदरेज प्रॉपर्टी पर दी थी। दोनों में बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला, डीएलएफ में टारगेट हासिल हुए और अब हमारी खरीदारी की राय है मैक्रोटेक यानी कि लोढ़ा में, जिसमें चार्ट पर एक ब्रेकआउट और कई सप्ताह का कंसोलिडेशन पूरा होकर के एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक अब 1300 की ओर बढ़ेगा। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले, यहाँ पर स्टॉप लॉस 1175 पर रखना है और पहला टारगेट स्टॉक के लिए 1225 रुपए का होगा। 1225 का लेवल निकाल गया स्टॉक तो फिर आपको सीधा 1255 1265 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी की राय है लोढ़ा पर। और अनिल जी हमारी दूसरी पिक है जो कि साथ में दे रहे हैं हम लोग, दूसरी पिक है अनिल जी मेट्रो ब्रांड्स पर, जिस पर खरीदारी की राय है। कई सप्ताह के बाद पहली बार एक बड़ा ब्रेकआउट इस चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, तो मेट्रो ब्रांड्स पर हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है मेट्रो ब्रांड्स का। लिस्टिंग के बाद से स्टॉक ट्रिपल टॉप बना के रुका हुआ था 628 630 पर। वो नेकलाइन है, वो नेकलाइन कल नतीजों से पहले टूट रही है। तो इन स्तरों पर मेट्रो ब्रांड्स में खरीदारी की राय है। रिस्क रिवॉर्ड हाईली फेवरेबल है। 600 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। 750 750 पहला टारगेट है, 787 दूसरा टारगेट है और इन दोनों टारगेट्स के लिए मेट्रो ब्रांड्स पर खरीदारी की राय है। आज के लिए भी तो कोई छोटा टारगेट भी तो बताओ आजकल के लिए। अनिल जी ये छोटे ही हैं, जल्दी देखने को मिलेंगे, मतलब कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। और किसी को अनिल जी छोटा चाहिए तो अपने हाथ में अनुसार अनिल जी 25-30 रुपए के प्रॉफिट पे निकल जाए, पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए अनिल जी। 20% मिनिमम अपसाइड के लिए रुकना चाहिए, जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है। बहुत बढ़िया। तो 20% की अपसाइड यहाँ पर नजर आ रही है। 2 बेहतरीन स्टॉक एम लेटर से मैक्रोटेक और मेट्रो ब्रांड्स दोनों पसंद आए हैं कुणाल जी और राकेश जी को। जबरदस्त तेजी के साथ ये दोनों स्टॉक्स में आज एक्शन भरपूर आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। आइए एक्शन कुछ और आगे बढ़ाएं। पीएनबी नतीजे आने वाले हैं जून तिमाही के, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, अनुमान देख लेते हैं जल्दी से। हमारे साथ तैयार है वरुण बताने के लिए। वरुण बताइए। तो अनिल जी ग्रोथ तो अच्छी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कि कह रहे थे कि इस कंपनी को काफ़ी बड़ा ट्रेजरी लॉस जो है वो हो सकता है और उसके कारण कंपनी का मुनाफा जो है वो गिरने वाला है। मैं आपको नतीजे बता देता हूँ जल्दी से। एनआई जो है उसमें 6.7% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है, 7,720 करोड़ रुपये आएगा। लोन ग्रोथ 11 से 12% के आसपास रहेगी। डिपॉजिट ग्रोथ 5 से 6% के आसपास रहेगी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन और ग्रॉस एनपीए जो है वो इस कंपनी के फ्लैट रहने वाले हैं। मुनाफा जो है उसमें अगर आप कंसेंसस लेंगे तो करीब 33% के आसपास की गिरावट हो सकती है। 1023 करोड़ से घटकर ये 690 करोड़ पे आएगा। और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि जो ओवरऑल ट्रेजरी लॉस है वो इस कंपनी को ज़्यादा हो सकता है, उसके वजह से कंपनी का जो मुनाफा है उसमें गिरावट होगी। थोड़ा बहुत क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा। स्लिपेजेस जो है तिमाही दर तिमाही उसमें 3 से 5% के आसपास की आपको गिरावट देखने मिलेगी। तो बाकी जो नंबर्स अगर आप देखेंगे, बैलेंस शीट के हाल देखेंगे तो वो उतने खराब नज़र नहीं आ रहे। केवल एक ट्रेजरी लॉस के चलते मुनाफा शायद गिर सकता है। तो ये है आपके लिए पीएनबी जिस पर रखनी है आपको नज़र। स्टॉक एक्शन में आ रहा है, सुबह से हम देख भी रहे हैं, मोमेंटम में बना हुआ है। थोड़ा अभी ऊपर से मुनाफा उसी दिखा रहा है, बट मूड माहौल इसका भी बढ़िया बना हुआ है। पीएनबी इस पर रखेंगे हम नज़र। आइए कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको मूव दिख रही है, बैंक्स और फाइनेंशियल्स में ही आपको दिख रहा है लीडरशिप इस समय आती हुई दिख रही है। निपॉन लाइफ ये इस समय अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है और 3% ऊपर निपॉन लाइफ आपको डेज हाई पर ट्रेड करते दिखेगा। अगेन थोड़े टाइम से भूला भटका स्टॉक है, बट आज आपको तेजी के मूड में दिख रहा है। सुमित जी जरा देखें सर, निपॉन लाइफ इसके चार्ट पर कोई राय? दीपांशु, मेरे को लगता है कि स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना है, कोई बड़ी तेजी के संकेत तो नहीं मिल रहे, लेकिन बाउंस बैक पुल बैक जरूर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 से 3 महीनों में ये स्टॉक ने साइडवेज मूव दिखाया है, जिसके अंदर चैनल का अपसाइड रेजिस्टेंस 300 पे इसने लिया है। 300 का लेवल जैसे ही स्टॉक क्रॉस करेगा तब फिर इसके अंदर एक मोमेंटम बनेगा और फिर 350 रुपए तक के लेवल निपॉन के अंदर, निपॉन लाइफ के अंदर
देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 275 टू 80 के पास है, तो वो सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पोजीशंस होल्ड करें। 300 का पहला टारगेट, 300 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 350 रुपए तक के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आपके लिए राय इस वक्त निप्पॉन लाइफ पर। आइए एक और बिगुल वागले साहब के लिए। बताएं वागले साहब। अनिल जी, एसबीआई लाइफ में मुझे मोमेंटम दिखता है 1185-86 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 1220 तक वन वे जाना चाहिए, मतलब कल तक आपको 1220 के भाव मिल सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 1175 का होना चाहिए। एसबीआई लाइफ में खरीदारी करने की राय है आपके लिए यहाँ पर वागले साहब की तरफ से। इसी के रिजल्ट आए थे ना अभी? नहीं, एसबीआई कार्ड्स के, सॉरी एसबीआई लाइफ के आने बाकी है, कार्ड के आगे थे। तो एसबीआई लाइफ के रिजल्ट आने वाले? हाँ, आने वाले। तैयार है? हाँ, बताओ। तो अनिल जी नतीजे अच्छे रहने वाले हैं एसबीआई लाइफ के, क्योंकि खासकर अगर आप देखेंगे तो बेस कम था तो उसका इम्पैक्ट होगा। इसके लिए एपी कारोबार जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। जो नॉन पार प्रोडक्ट्स है उसमें भी बढ़ोतरी होने वाली है और उसका इम्पैक्ट जो है आपको कंपनी के ओवरऑल वीएनबी कारोबार जो है वहाँ पे देखने मिलेगा। वीएनबी मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। हमारा अनुमान है नेट प्रीमियम अर्न जो है उसमें 44% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 11,940 करोड़ पे आएगा। एपीई में करीब 68% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने मिल सकती है। न्यू बिजनेस प्रीमियम जो है 67% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ होगी। वीएनबी में भी करीब 65% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। वीएनबी मार्जिन्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। एयूएम जो है 16 से 17% ये बढ़ेगा। मुनाफे में 23% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 223 करोड़ से बढ़ के ये 275 करोड़ के आसपास आ सकता है। तो ओवरऑल नतीजे एसबीआई लाइफ के अच्छे रहने का अनुमान है। ओके, अच्छे नतीजे की उम्मीद आप कर सके एसबीआई लाइफ से, ये है आपके लिए अनुमान। और चार्ट्स पर तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके नतीजे के अनुमान के पहले ही वागले साहब ने बाय कॉल दे ही दिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नतीजे के पहले स्टॉक बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। आइए, हिमांशु जी भी तैयार हैं? पहले ही बिगुल है ना इस शो का हिमांशु जी? हाँ सर, हिमांशु जी का पहला बिगुल है। सब कभी बार होता है कि हिमांशु जी 20 मिनट तक इंतजार करें। हिमांशु जी, कनेक्टिविटी लूज थी या मतलब मन नहीं हुआ आपका देने का ऐसा? गुड आफ्टरनून अनिल जी। जी अनिल जी, एक्सपायरी का दिन है, बाजार ऑल टाइम मतलब ऑलरेडी डे हाई पर चल रहा है, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ आज बात है। परफेक्ट, कोई बुराई नहीं है। बिगुल, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। तो अनिल जी, खरीदारी करनी है मुथूट फाइनेंस में। देखिए, फाइनेंशियल्स आज क्लियर कट फ्लेवर्स में है, अच्छे ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं और ये एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद आज यहाँ पर 1055 1056 के रेजिस्टेंस को पार करता हुआ नजर आ रहा है। सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर है जैसा अभी कोफोर्ड में वागले जी ने डिस्कस किया। तो मुझे लगता है मुथूट फाइनेंस में यहाँ पर बीटीएसटी ट्रेड लिया जा सकता है। पहला टारगेट यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा 1078, दूसरा टारगेट 1090, तीसरा टारगेट 1120, 1054 का स्टॉप लॉस। मुथूट फाइनेंस कैश स्पॉट के लेवल्स है अनिल जी, खरीदारी करके चलने की सलाह है। मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। बैंक्स और एनबीएफसी से मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। जैन साहब हमारे साथ तैयारी, वैसे जैन साहब की लिस्ट में एनबीएफसी कम ही आती है, ज्यादा एनबीएफसी की तरफ फोकस कम रहता है। लेकिन जैन साहब, कोई पसंद है आपको तो बताएं। नहीं, बिल्कुल है अनिल जी, ऐसा नहीं है। एनबीएफसी अभी और बेटर लगने लगी है, क्योंकि पोस्ट कोरोना एक चीज जो अच्छी हुई है, अभी जो ये लोग जब लोन्स डिसबर्स करते हैं तो इनके पास जो एक क्रेडिट रेटिंग वाली और जो एजेंसीज है और वहां पे जो डेटा होता है जिससे सिविल चेक करना या ये करते हैं, तो वहां पे इनको फिल्टर्ड डेटा मिल रहा है और रिजेक्शन रेशियोज भी बहुत हाई हो रहे हैं और उससे और बेटर हो रहा है कि इनकी एसेट क्वालिटी अब आने वाले दिनों में बेटर होगी। तो मुझे लगता है कि एनबीएफसी के लिए गोल्डन डेज शुरू हो गए हैं। पोस्ट कोरोना एकदम फिल्टर्ड डेटा पे लोग लोन दे रहे हैं और मुझे लगता है कि एल&टी फाइनेंस होल्डिंग कैन डू वेल। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज भी कर सकती है अच्छा। फिर एक मैंने अरमान फाइनेंशियल दिया था जो कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी और जबरदस्त परफॉर्म करी है। मैंने 900,000 रुपए पे दिया था, आई थिंक अभी 1250-1300 के लगभग है। फिर एक मैंने एक और स्टॉक दिया था मास फाइनेंशियल, जो कि जैन साहब के जेम्स में मैंने कवर किया, वो बढ़िया कर सकता है। सो एनबीएफसी पे अनिल जी आई एम क्वाइट बुलिश एंड इवन मैं पीएसयू के जो बैंक्स है, छोटी बैंक्स, वहां पे भी काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि चीजें वहां पे भी बेहतर होगी। सो ओवरऑल बैंक्स एंड एनबीएफसी इज वन स्पेस जो अब आगे आने वाले दिनों में बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेंगे एंड छोटे पीएसयू बैंक्स पे बिल्कुल नजरें बनाए रखनी चाहिए। और आज आपने पीएनबी भी दिया और उसके बाद से मैं देख ही रहा हूँ काफी एक्शन में है, जो कि वैसे देखा जाए तो फंडामेंटली सबसे वीक है तीनों बड़े वाले बैंक, बट एसबीआई, बीओबी, पीओबी ने आउट परफॉर्म किया इस बार पूरा। अगर आप देखेंगे पूरे रैली में खराब समय में भी ये आउट परफॉर्म किया है। सो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन द सेक्टर।
ओके, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे पसंद हैं यहाँ पर एनबीएफसी भी, जैन साहब को भी। आइए, श्रीकांत चौहान साहब कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और एक बार जल्दी से उनसे भी ले लें उनकी एक बेहतरीन पिक, बिल्कुल उनके लिए BTS डबल टी वाला। जी सर, बताएं। अनिल जी, गुड आफ्टरनून। दीपांशु, गुड आफ्टरनून। देखिए, वैसे लगता है जैसे अभी एनबीएफसी की बात कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि नो डाउट कि उन सभी में एक अच्छा फॉर्मेशन बना है और काफी सारे स्टॉक अपने एक बड़े कंसोलिडेशन को क्रॉस करते हुए रैली करने के वर्ष पे है। तो लगता है यहाँ से रैली तो बिल्कुल देखने मिलेगी। और जैसे हमने बजाज फाइनेंस में रैली देखी, अभी हमें लगता है कि शायद HDFC लिमिटेड में अच्छी रैली हो सकती है। 2330-35 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 2375-2380 के लेवल्स कम से कम दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करे और स्टॉप लॉस रखे 2315 रुपए का, तो HDFC लॉन्ग कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें लगता है अनिल जी, L&T फाइनेंस पे भी फोकस किया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे भी एक अच्छा फॉर्मेशन बना है। तो व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, एनबीएफसीज में हलचल है, वहां पे फोकस करना जरूरी है। HDFC लिमिटेड और L&T फाइनेंस दोनों लेना है ना श्रीकांत जी? दोनों लेना है, यस। ओके, तो ये दोनों स्टॉक हैं जो श्रीकांत जी, एक बार HDFC का टारगेट बताओ आप जरा। HDFC का टारगेट है 2375 का। ओके, परफेक्ट। और स्टॉप लॉस रहेगा 2315 का। ठीक है। एंड L&T फाइनेंस, L&T FH जो अभी 75 रुपीज ट्रेड कर रहा है, 75 रुपए के करीब है। और यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग करता हूँ पोजीशंस, तो स्टॉप लॉस रहेंगे मेरे 72 रुपीज के करीब के, यानी कि 3 रुपए का स्टॉप लॉस है। और टारगेट्स हमें नजर आते हैं वापस एक बार ये 81 से लेकर 82 के लेवल्स दिखा सकता है, तो 82 का टारगेट हम पकड़ के चल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त L&T फाइनेंस और HDFC लिमिटेड, दो बड़ी NBFCs को खरीदारी करने की श्रीकांत जी की तरफ से यहाँ पर आती हुई दिख रही। 2375 इसका टारगेट है और 81-82 इसका टारगेट है। आइए बढ़ते हैं आगे। NBFC की बात निकली तो एक NBFC जो नतीजे अपने पेश करने वाली वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। आज ही आएंगे रिजल्ट, अनुमान पहले समझ लें। इतनी तेजी तो हो रही है, तेजी वाकई में नतीजे भी वैसे ही दमदार आने वाले हैं क्या? बताएं वरुण। दमदार आएंगे अच्छे आएंगे। इनफैक्ट प्रॉफिट का फिगर मैं देख रहा था, जितनी भी NBFCs के पोल मैंने बनाए उनमें से सबसे अच्छा प्रॉफिट का फिगर अगर किसी का आएगा तो वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट का आएगा। पोल तो हमारा यही कहता है। अब NII देखिए, वहाँ करीब करीब आपको 30% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिलेगी। 1981 करोड़ से बढ़ के 2570 करोड़ पे आएगा। कंपनी का मुनाफा जो है 170 करोड़ से बढ़ के करीब 1010 करोड़ के आसपास आ सकता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी 5 से 10 बेसिस पॉइंट की। AUM जो है उसमें 9 से 10% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। देखिए, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इस कंपनी के लिए प्ले करेंगे। एक तो कारोबार जो है बेहतर रहेगा, लो बेस है उसका फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा गाड़ियों की जो कीमत बढ़ रही है, और साथ ही साथ आपको याद होगा कि सेमीकंडक्टर के इश्यूज थे, नो डाउट बेस में तो वो काफ़ी था, लेकिन इसके बाद में अब जो है हालात थोड़े ठीक हुए। साथ ही साथ जो सेकेंड हैंड कार की सेल्स है उसमें भी कोविड के चलते अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी, तो दोहरा इम्पैक्ट जो है आपको देखने मिलेगा। कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छे रहने का अनुमान है, ग्रॉस एनपीए स्थिर रहने का अनुमान है। हालांकि ग्रॉस एनपीए को लेकर एक बात कह दूं कि इस क्वार्टर में तो स्थिर रहेंगे, आने वाले क्वार्टर में जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं उसका कितना इंपैक्ट होता है ये मैनेजमेंट से देखते। कमेंट्री में अगर मैनेजमेंट कुछ कहता है तो ग्रॉस एनपीए का नंबर जो है उस पर नजर रखिएगा, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो नतीजे अच्छे रहेंगे। ओके, तो नतीजे दमदार रहेंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के, ये बात पक्की है, और इसीलिए आज से आपको अपनी पोजीशनिंग भी करनी है। आइए बढ़ते आगे, और हिमांशु गुप्ता जी तैयार। हिमांशु जी फॉर्म में आगे लगता है, अब थोड़ा मोमेंटम करने की पिकअप कर लिया जरूरत थी। एक बार चार्ज होने के बाद अब बैक टू बैक हिमांशु जी के लिए बिगुल, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी, एनबीएफसी के बाद जो दूसरा सेक्टर फ्लेवर में है वो है रियल एस्टेट स्पेस का, और यहाँ पर कुणाल जी ने, राकेश जी ने गोदरेज प्रॉपर्टीज DLF का जिक्र किया, तो यहीं पर एक स्पेस है जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आज के दिन में आता हुआ नजर आ रहा है, वो है ओबेरॉय रियल्टी का। 900 रुपए का एक साइकोलॉजिकल हर्डल इस स्टॉक ने आज पार किया है, और मुझे लगता है कि ये इतना एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था कि इसके ऊपर की क्लोज आते ही ये स्टॉक 945-950 रुपए तक की अपसाइड 1 से 2 दिनों में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो ओबेरॉय रियल्टी में खरीदारी करके चलने की सलाह है। इसको हम ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेंगे अनिल जी, 920 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है 33 रुपए का, पहला टारगेट रहेगा 52 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा 56 रुपए का। ओबेरॉय रियल्टी की 920 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे।
अगर कैश स्पॉट लेवल्स की बात करता हूं अनिल जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कल तक 940 से 950 रुपए तक के टारगेट्स ओवरऑल रियलिटी में आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, बहुत ही मजबूत दिख रहा है ये भी एक स्टॉक यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। और मेरे ख्याल से रियल एस्टेट शेयरों में एक ही ये शेयर ऐसा है जो अभी तक ढंग से चला नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये चलने को तैयार, क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टी चल चुका है, डीएलएफ तो सुबह टारगेट ही हासिल हो गया हमारे कुणाल जी के, बंसल जी के गोदरेज। अच्छा, ये गोदरेज प्रॉपर्टी इन्होंने दिया पिक ऑफ द डे, डीएलएफ इन्होंने दिया पिक ऑफ द डे, और दोनों के टारगेट हासिल हुए। कहाँ है जरा एक मिनट, दोनों जने कहाँ हैं? कुणाल जी, राकेश जी। लेकिन सवाल कुणाल जी, राकेश जी आप दोनों के लिए नहीं है, सवाल जैन साहब के लिए है। जैन साहब, सुबह गोदरेज प्रॉपर्टी जी बंसल जी ने दिया है पिक ऑफ द डे, कुणाल जी ने डीएलएफ दिया है, और दोनों के टारगेट हासिल हुए। आपकी रिसर्च क्या कहती है, क्या अगर दोनों लोग अलग अलग स्टॉक दें, पिक्स अलग अलग दें, टारगेट अलग अलग दें, तो सक्सेस रेशियो ज़्यादा बेहतर है? आपस में बातचीत करने में, सलाह वाला लेने करने कराने में परफॉर्मेंस खराब हो रही है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपने मुझे पूछा, और आज मैंने नोटिस भी किया अनिल जी, जब राकेश जी ने दिया ना गोदरेज रियल्टी, उसी टाइम पे कुणाल जी का कहना था कि मैं एक जबरदस्त जवाब देने वाला हूं बंसल जी को, और एक बेहतरीन स्टॉक लाने वाला हूं डीएलएफ। तो मैं बोला तो जवाब तो मुंह तोड़ जवाब बोला था सुबह, मुंह तोड़ जवाब। हाँ। अरे आपको तो इतना भी याद है, मुंह तोड़ जवाब। नहीं, ऐसी चीजें सब याद रहती है मुझे। तो मेरे हिसाब से इनको सर ये बेनिफिट नहीं देना चाहिए कंबाइंड, इनको 2 कॉल देने दीजिए सेम सेक्टर से, तो पब्लिक को भी फायदा होगा, हमारे लिए भी फायदा होता है। इससे क्या होता है, मैं इनकी रिसर्च को बहुत फॉलो करता हूँ एक्चुअली। कई बार जैसे ईआईडी पर इन्होंने 3 दिन पहले दिया, मैंने जैन साहब के जेम्स में ले लिया। रेगुलरली नहीं होता, बट आप लोग जैसे दिग्गज लोग जब देते हैं तो वो क्या कंफर्म हो जाता है कि हाँ टेक्निकली अब मुझे देखना नहीं है, फंडामेंटली खाली चेक करना है। तो मेरे हिसाब से अनिल जी दोनों को अलग अलग करने दीजिए। राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर, जॉइंट पिक्स में 2 पिक्स, जॉइंट पिक्स में 2 पिक्स, और आज दोनों ही कमाल करते हुए दिख रहे हैं। रियल एस्टेट काउंटर्स पर रखिए नजर है एमएनएम फाइनेंस पर। यहाँ पर भी नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। हमारे पास मुनाफे का फिगर है, और ये अनुमान से काफ़ी कम आया, अनुमान से आधा आया है। हमारा अनुमान 430 करोड़ का था, उसके सामने 223 करोड़ का मुनाफा आया है। बट हाँ, पिछले साल इसी तिमाही में इनका घाटा आया था, क्योंकि एक इम्पेयरमेंट चार्ज लिया था पिछले साल 2800 करोड़ का, जिसकी वजह से हमने देखा कि पिछले साल इनका घाटा आया था 1528 करोड़ का। तो उसके सामने तो ऑफकोर्स कंपनी का मुनाफा है, बट आधा है मुनाफा जो एक्सपेक्ट कर रहा था बाजार, उस हिसाब से देखें तो आधा आया है। करीब 430 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, 223 करोड़ का आपने यहाँ पर मुनाफा आते हुए देखा। तो फर्स्ट कट एमएनएम फाइनेंस के आपके लिए आ रहे हैं। घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी, बट अनुमान से कम है ये मुनाफे का आंकड़ा। चार्ट ये इंटरेस्टिंग है, और ये डेज हाई पर ट्रेड कर रही है। एक बार जरा वागले साहब से चार्ट पर भी राय ली जाए। वागले साहब, बाकी नंबर्स आ रहे हैं, तब तक जरा एमएनएम फाइनेंस के चार्ट पर अपनी राय दें सर, 200 के ऊपर। दीपांशु, आपने सही कहा, मेरे को स्ट्रेंथ नहीं दिखती। इनफैक्ट 210 212 क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। अभी भी 208 209 का हाई बना के अभी 203-4 है, तो ऊपर में प्रॉफिट बुक करे। मैं शॉर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना भी वीक नहीं है। शायद 200 भी ना ब्रेक करे। 195-200 का एक बॉटम है, 210 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये रेंज में टाइम स्पेंड करेगा, बाइंग करने की सलाह नहीं है। ये है आपके लिए राय इस वक्त एमएनएम फाइनेंस पर। नतीजों के बाद एसेट क्वालिटी थोड़ी सी ढीली होती हुई नजर आई है इस वक्त। आइए देखते हैं क्या कुछ होता है स्टॉक में। फिलहाल तो 2% मजबूत है बाजार के मूड माहौल के साथ, लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे, और वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सेठी साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सुबह का आपका डॉलर इंडस्ट्रीज भी स्पेशल पिक कमाल करता हुआ दिख रहा है, 6% से ज़्यादा मजबूत है। और परसों आपने जो एफएनओ वाला जी दिया था, वहाँ भी टारगेट हासिल हो चुके, तो दोनों की बधाई स्वीकार करके अब बताएं आज क्या इरादा है। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच। आज का डॉलर इंडस्ट्रीज तो कमाल कर रहा है, 460 के टारगेट थे वो आते ही दिख रहे हैं, 435 के पे रिकमेंड किया, और परसों वाला जी भी डेफिनेटली बहुत अच्छा किया, 235 पे रिकमेंड किया, 245 का भाव। और अनिल जी वापिस रीट्रेट कर रहा हूँ, आज सुबह के 5 स्टॉक पांचों में ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गए। और सबसे अच्छी बात है कि सब स्क्रीन पे तेजी हुई है, यानी कि बाजार गैप अप खुला, बट सबको खरीदने का मौका मिला होगा अगर किसी ने लेना चाहा, चाहे वो टीसीएस है, इन्फोसिस है, बजाज फिनसर्व, फिर आपके टाटा स्टील और इवन जीएनएफसी, तो सब में स्क्रीन पे तेजी हुई है। बाकी अनिल जी आज 2 स्टॉक है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह है। ओके, बताएं सर।
जो अनिल जी आज का पहला स्टॉक है, बहुत कम आता है रडार पे और स्टॉक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। स्टॉक का नाम है क्वेस कॉर्प, QUESS, क्वेस के नाम से NSE का टिकर है। 562-63 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। ये ग्लोबल स्टाफिंग कंपनी है। आज जो हम देख रहे हैं IT सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टाफ की, एट्रिशन रेट की, और ये कंपनी IT स्टाफिंग की नंबर 1 कंपनी है भारत में भी और सिंगापुर में भी। और इसके अलावा कई सारे और सेक्टर्स जैसे BFSI है, टेलीकॉम है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल है, इन सबको भी वर्कफोर्स प्रोवाइड करती है। तो 66% टर्नओवर तो इस कंपनी का आता है स्टाफिंग सर्विसेज से। 16% टर्नओवर आता है ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत ये लोग स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, टेलीकॉम टावर्स, सोलर प्लांट्स ये सब मैनेज करते हैं। और स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में तो ये फूड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो कि एक हाई मार्जिन बिजनेस है जहां से बहुत अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। फिर 18% इनका टर्नओवर आता है ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस, GTS बिजनेस से, जिसके अंतर्गत इनका BPO सर्विसेज का कारोबार है। कनेक्ट बिजनेस सॉल्यूशन इनका काफी पॉपुलर है। तो इस तरह की कंपनी है। और अनिल जी, इसमें एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी है। इस कंपनी का ऑलरेडी मर्जर डिसाइडेड है विथ ऑलसेक टेक्नोलॉजीज, एक और लिस्टेड कंपनी है, और जिसमें ऑलसेक टेक्नोलॉजी के 100 शेयर के सामने क्वेस कॉर्प के 74 शेयर मिलने वाले हैं। और आज का जो भाव है ऑलसेक टेक्नोलॉजीज का 452 रुपए का प्राइस है अभी। उसके हिसाब से देखें तो इस स्टॉक का भाव होना चाहिए 610 रुपया। मतलब अगर जो उसके 100 शेयर के सामने इसके 74 शेयर होने हैं तो इसका या तो 610 होना चाहिए या उसको टूटना पड़ेगा। तो इस तरह की एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, एक बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। और जिस तरह से आजकल स्टाफिंग या वर्कफोर्स की प्रॉब्लम्स चल रही है, मुझे लगता है ये कंपनी के भी जो नतीजे इस क्वार्टर के आएंगे बहुत अच्छे आने चाहिए। तो मेरा इसमें खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 590 रुपए का, स्टॉप लॉस डालना 555 रुपए का। ओके, 555 का स्टॉप लॉस, 590 का टारगेट। दूसरा स्टॉक बताएं सर। दूसरा स्टॉक अनिल जी है ग्रेफाइट इंडिया, जो कि 403 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है अभी। भारत की सबसे बड़ी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने वाली कंपनी है। वैसे 2 ही कंपनियां हैं, ये है और HEG है। कंपनी की कैपेसिटी है 98,000 टन पर एनम और ग्लोबली इनका 14% मार्केट शेयर है, 14% ग्लोबली। और इस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के अलावा ये CPC यानी कैल्साइन पेट्रोल कोक वो बनाती है, फिर ग्लास रीइंफोर्स्ड पाइप्स भी बनाती है। 40 साल का एक्सपीरियंस। और मुझे लगता है जिस तरीके से दुनिया भर में एक इन्वायरमेंट को लेके या पोल्यूशन को लेके चिंता है, खास करके चाइना में जो चिंता है, तो ये जो स्टील बनाने का जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और जहां पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स यूज होता है, तो उसमें एक बहुत अच्छी डिमांड आनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये स्टॉक और इस तरह की जो कंपनियां हैं, जैसे हाल ही में हमने देखा PCBL फिलिप्स कार्बन ब्लैक में एक बहुत ही धुआंधार तेजी हुई है। इस तिमाही के नतीजे भी बहुत अच्छे थे। रेन इंडस्ट्रीज में तेजी हो रही है। ये स्टॉक में भी मुझे लगता है बिल्कुल एक तेजी के लिए तैयार है। और इस कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जिसमें 2 तो इंडिया में और 1 जर्मनी में है। और जर्मनी में जो प्लांट है उसका फायदा ये है कि रशिया से चूंकि ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की सप्लाई बंद हो गई है, तो उसकी शॉर्टेज को मीट करने के लिए इनका जर्मनी का प्लांट अच्छा करना चाहिए। और बाकी FIS अराउंड 14.8% स्टेक ओन करते हैं। तो आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। मेरी इसमें खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 425 का, स्टॉप लॉस रख रहा है 395 रुपए का। ओके, 395 का स्टॉप लॉस, 425 का टारगेट। ग्रेफाइट में खरीदारी करने की राय आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। आइए, 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी तैयार है। उससे पहले लेकिन सुमित जी के लिए भी पहला बिगुल है इस शो का, तो पहले सुमित जी के पास चलेंगे। स्ट्रेटेजी थोड़ी देर बाद में। सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। जी, फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है, तो एक एक करके सबने फाइनेंशियल स्टॉक्स दे दिए, तो मैं भी एक फाइनेंशियल स्टॉक लेके आया हूँ। 96 रुपीज 50 पैसे का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है मन्नपुरम। इस बारी मन्नपुरम 100 का लेवल क्रॉस करेगा। जिन्होंने बाय कर रखा है वो लोग होल्ड करें। रिसेंट का स्विंग हाई मन्नपुरम आज जस्ट ब्रेक कर रहा है। इसका नीचे में जो सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा वो 94 के नीचे बनेगा। 94 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। ऊपर में पहला टारगेट बनेगा 100 रुपए, और 100 रुपए का लेवल निकलने के बाद स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम बनेगा और 105 रुपए तक के लेवल एक हफ्ते के अंदर मन्नपुरम में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें 100 से 105 के टारगेट्स के लिए 94 के स्टॉप लॉस से। बड़ा वाला ब्रेकआउट भी आ रहा है। मन्नपुरम, मुथूट इनफैक्ट दोनों ही बढ़िया परफॉर्मेंस में दिखा रहे हैं। मुथूट पर थोड़ी देर पहले हिमांशु जी ने राय दी थी खरीदारी की, और मन्नपुरम पर आपका व्यू आ रहा है सुमित जी की तरफ से अच्छी तेजी का। बट बाजार की इस तेजी में आपको क्या करना है, एक्सपायरी से पहले डेटा क्या कह रहा है, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी में।
सर सुबह से डाउ फ्यूचर्स ने कुछ खास नहीं किया है, 50 पॉइंट नीचे ही दिख रहा था, थोड़े रिकवरी आई वापस 50 पॉइंट नीचे, तो कुछ एक्शन वहां पर नहीं है। नैस्डैक फ्यूचर्स पर रखिए नजर, यहां पर आज गिरावट हो रही है। कल बाजार बंद होने के बाद मेटा के नतीजे आए, थोड़ी निराशा वहां से है, और आज एप्पल और अमेजॉन के नतीजे आने वाले हैं। तो अगेन नैस्डैक आज बड़ी मूव आपको दिखा सकता है आइदर तरफ की, काफी अर्निंग्स डिपेंडेंट रहने वाला है आज का ये ट्रेडिंग सेशन। यूएस में उनका Q2 जीडीपी डेटा भी आने वाला है, तो उससे पहले थोड़ी सुस्ती अमेरिकी फ्यूचर्स में दिख रही है सर। यूरोप के बाजार भी 1/4% ही नीचे, कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। कच्चा तेल अब $108 पर आ गया है, वहां पर रखनी है नजर। रुपया आज ऑफ कोर्स मजबूत बना, रुपया आज थोड़ा आपको कमजोर दिख रहा, मजबूत बना हुआ है, बट जो ओपनिंग लेवल थे वहां से थोड़ा फिसला जरूर है। बताएं सर क्या करना है इस समय? जी देखिए, आज की ग्लोबल मार्केट से कल की तेजी तो हम सबको मिली गई। आज डाउ फ्यूचर्स सुस्त है। आज जो बढ़िया तेजी बनी उसमें काफ़ी कुछ शॉर्ट कवरिंग का योगदान भी। तो अब यहाँ पर 16,900 पर फ्रेश खरीदारी कल के लिए करना थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं, क्योंकि आप 17,000 के बड़े लेवल के पास पहुँच रहे हैं। थोड़ा मनोवैज्ञानिक स्तर है, उसको कूदने के लिए आपको कुछ बड़ा सहारा चाहिए, राइट। और प्लस कल से देखते हैं कि कल FIs की खरीदारी के आंकड़े कितने क्या। वैसे तो आप 16,800 के ऊपर बंद हो रहे हैं तो बढ़िया ही है, ऐसा खराबी कुछ नहीं है, लेकिन फ्रेश खरीदने के लिए हम कल का इंतजार करेंगे। जो पोजीशन है उसके लिए सिंपल सी बात है, 16,700 या 16,800 जो आपको पुट रखना हो वो रख के आप हेज कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट हैं तो आपको 17,000 का कॉल ऑप्शन खरीद कर जाना चाहिए, ताकि आपकी हेजिंग 17,000 के ऊपर निकले। बेसिकली आखिरी बाधा जो है ना वो है 16,975 से 17,050 की। 16,950 17,050, हाँ 17,050। आखिरी बार 950 पर ही आपने मुनाफा वसूली कराई थी। एग्जैक्टली 16,950 पे हमने कहा था। इनफैक्ट अगर आप मुझे थोड़ी सी रेंज बड़ी करने दें तो मैं 16,925 से 17,050 बोलूंगा। 16,950 के नीचे हमारा ब्रेकडाउन हुआ था, करेक्ट याद है? तो वहीं से तो 16,925 से 17,050 मेरे लिए प्रॉफिट बुकिंग जो है खरीदारी की जगह नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो सकता है, यहाँ खरीदना नहीं, खरीदेंगे हम फिर 17,050 के पार, या हम 16,750 पे खरीदेंगे। यहाँ से 150 पौने 200 पॉइंट नीचे आ जाएगा, वहाँ फिर से खरीदेंगे आज के लो पर, या फिर हम 17,050 के ऊपर खरीदेंगे। 16,925 से 17,050 मेरे लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन है, ठीक है। यहाँ एक बार तो रुकना बनता है थोड़ा सा गैप से, क्योंकि आज गैप से मिलकर आज भागे हैं, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ होगी, लेकिन अब से लेकर चूंकि आज एक्सपायरी का दिन है तो थोड़े डेटा क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए, और वो है एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आप जहाँ पर आप ट्रेड करें 16,900। 16,900 के पुट पर 1 करोड़ 8 लाख शेयर हैं, और 16,900 के कॉल पर 1 करोड़ 17 लाख शेयर हैं। कल वाली सिचुएशन हो गई सर। नहीं, कल वाली नहीं है दीप, ये वाली सिचुएशन तो इस बार वाली तो बहुत ही गजब की है। मैं बताता हूँ, जनरली एक्सपायरी के दिन आपको 1-1 करोड़ वाली भी मिल जाते हैं स्ट्राइक प्राइस। आजकल कोई बड़ी बात नहीं रही, मंथली छोड़िए, वीकली एक्सपायरी पे भी 1-1 करोड़ की पोजीशन मिलती है एक स्ट्राइक प्राइस पर। लेकिन आज कुछ अलग ही है। आप सोचिए फिर अलग क्या है? अलग ये है, मैंने पहली बार मैंने 4 स्ट्राइक प्राइस ऐसी देखी है, 4 नहीं सॉरी 5, जहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा की पोजीशन है। 1 करोड़ 16,800 के पुट पर 1 करोड़ 39 लाख, 1 करोड़ 40 लाख। 16,900 के पुट पर 1 करोड़ 8 लाख। 16,900 के कॉल्स पर 1 करोड़ 17 लाख। 16,950 के कॉल पर 1 करोड़ 14 लाख। 17,000 के कॉल्स पर 1 करोड़ 85 लाख शेयर है। वाओ! तो सोचो कितना ट्रेड इंडेक्स में हो रहा है, गजब का ट्रेड इंडेक्स में हो रहा है। मतलब अलग अलग तरह की जो पोजीशनें बनाकर ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, एल्गो ट्रेडिंग, फलाना ढिमका सब कुछ हो रहा है। और मतलब 90-80 लाख की तो मैंने गिनी ही नहीं है जिसमें, क्योंकि जिसको मैंने कहा कि जिसकी सेंचुरी नहीं हुई 99 पे भी वो नीचे ही माना जाएगा, वैसा है। सो कुल मिला के लंबी चौड़ी पोजीशन है। मेरा ये समझना है 16,900 16,950 आज के लिए अपर बैंड है। यहाँ पर थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखेंगे, रुकते हुए देखेंगे, एक तरफा तेजी हुई, लेकिन क्लोजिंग आपको 16,800 के नीचे की नहीं मिलेगी, चिंता न करें। आखिरी आधे घंटे में जाने के पहले 3:05 तक का लेवल 16,900 है। 16,900 के ऊपर आप टिके रहे तो 16,925 और 16,975 2 लेवल ऊपर के मिलेंगे, उस पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। ठीक, नीचे में अगर पहले आ जाएं 16,800 16,750 की रेंज में अगर गलती से आए तो वहाँ खरीदिए। बैंक निफ्टी 37,300 के आसपास आप ट्रेड करें, 37,200 37,300 यही रेंज जहां पर अभी बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कुल मिलाकर दोनों स्ट्राइक प्राइस को मिलाकर 1 करोड़ 10 लाख शेयर पुट में खड़े हैं बैंक निफ्टी में। ये निफ्टी के नहीं है, बैंक निफ्टी के 37,200 और 37,300 मिलाकर।
और रुकने की जगह भी बड़ी डीप बड़ी मजेदार है। 37,300 से 37,500 ये 200 पॉइंट की रेंज ये पार भी नहीं होगी। बैंक निफ्टी कुछ नहीं करेगा, यही टाइम पास करके 37,200 37,300 की रेंज में बंद होगा, इस बात के पूरे चांसेस है। क्यों? 37,300 पे, 400 पे, 37,500 पे 50 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। तो बहुत तगड़ी पोजीशन ऐसी बनी है, न 37,200 के इसके नीचे जाना है इसको क्लोजिंग में, न 37,500 के ऊपर निकलना है। उसमें भी ज़्यादा चांस है कि 37,200 37,300 की रेंज में ही कहीं बंद हो जाए। सो बैंक निफ्टी बंद होने में कहीं यहीं रहेगा, कहीं खास इधर उधर जाना नहीं, 51 पॉइंट। और निफ्टी ऐसा लग रहा है 16,925-30 के आसपास जो आज हाई बना है उसी को होल्ड करने की कोशिश करेगा। उसके पार निकला तो 50 पॉइंट आपको और मिल जाएंगे, 16,975 के आसपास, वहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फ्रेश खरीदारी कल करेंगे। गॉट इट सर। चलिए, ये है आपके लिए इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी और अच्छे लेवल्स पर है बाजार, बट अब थोड़ा रेंज में आपको अटकते हुए दिख सकते हैं। रेंज के वैसे भी अपसाइड पर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहा है, बट बड़े ब्रेकआउट्स कई सारे काउंटर्स में आ रहे हैं और नतीजों का भी रिएक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। कुछ नतीजे और भी आने की तैयारी में हैं। निपॉन लाइफ की अभी हम बात कर रहे थे, चार्ट पर एक्शन भी था, कैसे रहेंगे नतीजे एक बार ये भी जान लेते हैं। वरुण है हमारे साथ। वरुण, बताइए निपॉन लाइफ। थोड़े कमज़ोर नतीजे रहने वाले इस कंपनी के। बेसिकली देखिए, इक्विटी मार्केट्स में जिस तरह से एक्शन देखने मिलता है उसका रिएक्शन जो है आपको एएमसी कंपनीज में देखने मिलता है और इसी के लिए कमज़ोर नतीजे रहेंगे। रेवेन्यूज जरूर 9% बढ़ने वाले हैं, 330 करोड़ के आसपास ही आएंगे। एयूएम जो है उसमें भी करीब थोड़ी बहुत गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है, करीब 16% के आसपास की गिरावट है। यील्ड जो है उसमें गिरावट होगी और जाहिर सी बात है कि कमज़ोर मार्केट था तो अदर इनकम जो है उसमें भी गिरावट होने वाली। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज छोड़ के हर पैरामीटर पे जो है आपको नंबर्स कमज़ोर देखने मिलेंगे। मुनाफा हमारा अनुमान है 9% गिरेगा, 142 करोड़ से घटकर करीब 165 करोड़ के आसपास ही आने वाला है। तो निपॉन एएमसी नतीजे कमज़ोर रहने वाले थोड़े बहुत। नतीजे कमज़ोर रहेंगे, कुछ ज़्यादा खास एक्सपेक्ट ना करें इससे। बट कुणाल जी, एक काउंटर जो ऑफकोर्स आपके पास है, आपके रेडार पर भी रहता है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स। जरा इसका चार्ट देखें सर, 3.5% का उछाल, सुबह एक मूव आई थी, उसके बाद रेस्ट ऑफ द डे इसने होल्ड किया और अब एक फ्रेश अप मूव आ रही है एवेन्यू सुपरमार्ट्स में। जरा देखें सर इसकी चार्ट। देखिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर है दीपांशु, मेरा निजी निवेश है कई सालों से और जिस तरह का ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, मेरी खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बना और ये पैटर्न बनने में काफ़ी समय लगा। जो लोग डबल बॉटम पैटर्न नहीं पहचान पाते, एक बार चार्ट खोलकर देखें, बिल्कुल साफ दिखेगा आपको डब्ल्यू बनता हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें वापस से 4700 4800 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो अच्छा मौका है खरीदारी का। थोड़ा सा एक बड़ा स्टॉप लॉस रखें, थोड़ा पेशेंटली होल्ड करें। 4800 तक के लेवल्स आपको एवेन्यू सुपरमार्ट में दोबारा आते हुए दिखेंगे, खरीदारी कराएं। तो एवेन्यू सुपरमार्ट देखिए 4800 के लेवल्स वापस आने की तैयारी में आपको दिख रहे हैं। ये काउंटर रेडार पर भी रहना चाहिए जिस तरह की मूव इस पर आ रही है इस समय। अल्केम लैब्स, इस पर भी एक अच्छी मूव आ रही है, इसको भी रखिए अपनी नज़र पर। सुप्रजीत इंजीनियरिंग, यहाँ पर एक अच्छा एक्शन बन रहा है और एक स्पाइक भी आपको इस पर बनते हुए दिख रहा है, तो ये भी एक और काउंटर है जो रेडार पर रहना चाहिए। एनसीसी इंफ्रास्पेस की बात करें तो ये भी मूवमेंट दिखा रहा है। जैन साहब, आपके रेडार पर रहता है सर एनसीसी? वापस रिसेंटली थोड़ा बाजार के रेडार पर आया है ये काउंटर? मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रहा हूं इस स्टॉक पे, हालांकि काफी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं। राकेश झुंझुनवाला जी भी इन्वेस्टेड थे और इंफ्रा स्टॉक्स में समहाउ मैं थोड़ा सा कॉशियस रहता हूं और एनसीसी को मैंने रेकमेंड नहीं किया। बट जो दूसरा स्टॉक है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, उसको मैंने डिफरेंट सेगमेंट जेम्स में भी और प्लस एसपीएल में भी रेकमेंड किया हुआ है और वो कंपनी मुझे बहुत बढ़िया लगती है, फैंटास्टिक लगती है। तो मेरे हिसाब से सुप्रजीत, देखिए टीवीएस मोटर्स की एक केबल्स की कंपनी है, ग्रुप कंपनी है और टीवीएस मोटर्स के सारी कंपनियां बहुत जबरदस्त करती है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक बहुत बढ़िया करेगा और अभी भी कुछ नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये बहुत बढ़िया मूव दे सकता है। 400 450 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। डाउनसाइड रिस्क मुझे कम लगती है और फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया, पेडिग्री बहुत बढ़िया। सो बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे खरीदें। तो ये है आपके लिए सुप्रजीत इंजीनियरिंग। ये जैन साहब को पसंद, इस पर रखनी है नजर। क्या है भसीन साहब को पसंद, आइए जानते हैं। 2:45 बजे करते हैं भसीन साहब का स्वागत। भसीन के हसीन शेयर्स। स्वागत है भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। आज तो शानदार ब्रेकआउट वाला मार्केट रहा है, एक्सपायरी से पहले जबरदस्त एक्शन। एक बार अपना व्यू भी दें सर बाजार के इस एक्शन पर और फिर अपनी पिक्स बताएं। हाँ, गुड आफ्टरनून दीपांशु। तो जब देख लीजिए, आपको मैं 2-3 हफ्ते से कह रहा था दिस मार्केट विल सरप्राइज यू ऑन द अपसाइड, और अभी तो शुरुआत है। देयर इज सो मच ऑफ अंडर ओनरशिप एंड ऑल इवेंट्स हैव गॉट डिस्काउंटेड। ऑब्वियसली रन अप हैज बीन शार्प, तो 17,000 17,200 पे यू विल टेक अ ब्रीदर, बट अभी भी एनी डिक्लाइन वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी।
and that's why I think that staying invested is the only mantra. July has been the best month in the last 6, लेकिन अगर आपने लास्ट 3 मंथ की ऊंचाई घटाई देखी तभी आपने पैसा कमाया कि आप बने रहे। रिजल्ट देखिए, आपको मैंने जोर से कहा था इंडिया बुल 100 रुपए पे सब कुछ प्राइस है, 17% बढ़ा एक हफ्ते में। उसके अलावा एस्ट्रल, L&T फाइनेंस, जिंदल स्टील, PNB, LIC हाउसिंग सारे आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। टाटा मोटर पे भी अपडेट दे दूं, सुबह अनिल जी ने पूछा था 428.30 था, वापस 450 हो गया। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, टाटा मोटर की जो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल है दैट इज बीन स्टुपेंडस। नाउ 1 क्वार्टर विल टेक फॉर JLR टू कम बैक, बट 2 लाख गाड़ियों की बुकिंग है और दैट इज टेलिंग मी कि सप्लाई चेन जैसे होगी द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स कैन बी ह्यूजली अपबीट। तो आई हैव नो 2 ways that Tata Motor is headed to 475 in the month of August, maybe more than that. Hence, be pleased if you are invested on my count, please be there. अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर, बसीन साहब प्लीज बताएं। हाँ, तो सबसे पहले लीजिए टाटा कम्युनिकेशन, लार्जेस्ट अंडरसी नेटवर्क which came out with very good numbers, and I think the monetization of BSNL land bank can be another trigger. But on the pure basis of numbers, Tata Communication becomes a must-have in a portfolio. 1030 में लीजिए, 1015 का स्टॉप लॉस, 1080 से 85 का टारगेट। 80 से 85 बहुत फास्ट आएगी। दूसरा पिक दिग्गज ऑयल रिफाइनिंग कंपनी ONGC, लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर इन द कंट्री, और अब तो 9% डिविडेंड यील्ड पे मिल रहा है और मुझे लगता है रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे। साथ में क्रूड में थोड़ा स्पाइक आया है, दिस टाइम GRMs कैन बी मच मांगर। 129 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 124, टारगेट ऑफ 140 ऑन ONGC। ओके, तो ये 2 स्टॉक है, टाटा कम्युनिकेशन और ONGC, जहां पर खरीदारी करने की राय बसिन साहब की तरफ से। धन्यवाद सर, कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात 9:45 बजे। यहां पर खरीदारी करने का मौका आप देख सकते हैं इस वक्त। ओके, बढ़ते आगे और बाजार 16,900 के आसपास है निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 37,300 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस वक्त एक्शन पूरी तरह से तेजी की तरफ है। कुशल गुप्ता भी हमारे साथ तैयार है, नतीजों का सीजन जोरों में चल रहा है, तो डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट आने वाले हैं। कुशल बताइए कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? नंबर्स मजबूती की तरफ ही इशारा कर रहे हैं सर। पर्टिकुलरली सबसे पहले आय देखिए 10% बढ़ने का अनुमान है। ऑब्वियसली यूएस कारोबार में अच्छी मजबूती की एक्सपेक्टेशंस है, और इसी वजह से रेवेन्यू फ्रंट पर हमें 5,424 करोड़ का आंकड़ा आता हुआ दिख सकता है। यही नहीं, कंपनी की कामकाजी मुनाफा यहाँ पर 17% की ग्रोथ के साथ लगभग 1195 करोड़ पर नंबर्स रह सकते हैं, एंड इस वजह से कंपनी की मार्जिन भी 21-22% पर स्टेबल रहेगी। पिछले साल 21 था, इस बार 22% हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। मुनाफे के लिहाज से 37% की ग्रोथ के साथ 782 करोड़ ये आंकड़ा कंपनी दर्ज कर सकती है मुनाफे के फ्रंट पर, क्योंकि कंपनी का जो घरेलू कारोबार है वहां पर भी अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है। तो दोनों ही इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कारोबार में अच्छी ग्रोथ की वजह से डॉक्टर रेड्डीज अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स रशिया में भी इनका कारोबार है, तो उसको लेकर कंपनी की क्या कमेंट्री आती है ये भी जानना इंपॉर्टेंट रहेगा। रेड्डीज पर है नजर। वागले साहब थोड़ा सुस्त है रेड्डीज नतीजों से पहले, 1-2 दिन एक इनफैक्ट लास्ट वीक फार्मा में थोड़ा एक्शन था, बट अब रेड्डीज भी फिसल चुका है। कोई राय इस पे सर? दीपांशु, समाव एक काफी साइडवेज चल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वीक है, लेकिन समाव ऊपर में टिक नहीं रहा है। इसको कंसिस्टेंटली 45, 44, 4500 जाके ये बार बार नीचे आता है। तो मेरा ऊपर का ध्यान भी होगा, व्यू भी होगा, तो लिमिटेड अपसाइड की बात है, और यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज है, मैं अवॉइड करूंगा इसको। ओके, फिलहाल वागले साहब के अवॉइड लिस्ट पर है डॉक्टर रेड्डीज। देखते हैं नतीजों के बाद क्या इसमें एक नई जान आ पाती है कि नहीं। स्टॉक वैसे मूवमेंट थोड़ी देर पहले दिखा रहा था। फोर्टिस हेल्थकेयर, इस पर रखिए नजर, इस पर एक अच्छा वाला मूवमेंट आ रहा है। बंसल जी, फोर्टिस हेल्थकेयर देखें सर, 4% ऊपर इस समय दिख रहा है। दीपांशु, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एकदम बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है फोर्टिस हेल्थकेयर का, और इसको भी मैंने और कुणाल जी ने रिकमेंड करा हुआ है। स्टॉक को जिनके पास है दीपांशु होल्ड करना चाहिए, और आज के एक मूव के बाद 4% का मूव आ चुका है, तब भी इन स्तरों पर भी मुझे लगता है खरीदना चाहिए। दिस स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स 295, 297, तो 295, 297 के टारगेट के लिए इन स्तरों पर और हल्की फुल्की करेक्शन पर फोर्टिस हेल्थकेयर पर खरीदारी की राय होगी। ओके, तो फोर्टिस हेल्थकेयर इस पर है खरीदारी की राय, और करेक्शन पर तो आप जरूर ऐड भी कर सकते हैं इसको। फिनिक्स मिल्स, जरा इस काउंटर को देखिए, ये जबरदस्त मूवमेंट आपको इस समय दिखा रहा है।
बड़ा वाला स्पाइक अभी अभी फिनिक्स मिल्स के चार्ट पर आया। सुमित जी जरा राय दे फिनिक्स मिल्स। दीपांशु, मेरे को लग रहा है कि पोजीशंस होल्ड करे स्टॉक के अंदर। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट भी है और स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में भी है। स्टॉक के अंदर यहाँ से 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। 1265 1270 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। रिसेंट के जो पिछले 15-20 दिनों में जो हाई लगे थे वो ब्रेक हो रहे हैं स्टॉक के अंदर। तो मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से 1300 का लेवल क्रॉस करेगा और 1325 रुपए से लेके 1350 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में फिनिक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। तो ये पोजीशन होल्ड करें, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। जैन साहब आपके रेडार पर है क्या फिनिक्स मिल्स? ज्यादा चर्चा नहीं होती है बट आज देखिए जबरदस्त वाला ब्रेकआउट दिख रहा है सर। नहीं, बिल्कुल था ये। और जब भी जी के स्टूडियो जाते हैं तो फिनिक्स मिल्स भी होते हुए ही आता हूँ, क्योंकि हमारे को जयपुर में उतना शॉपिंग का वो नहीं मिलता डिलाइट जितना वहां पे मिलता। बट एनीवेज मुझे ये स्टॉक हम लोग 500-600 रुपए से ट्रैक कर रहे हैं और रेकमेंड भी किया हुआ है पहले, बट मैंने चैनल पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया क्योंकि मुझे ये सारे स्टॉक्स बहुत महंगे लग रहे हैं वैल्यूएशंस वाइज। बाकी बहुत पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है। और आज तो देखिए, अगर आप टॉप अगर 5 रियल एस्टेट कंपनीज को देखें तो डीएलएफ भी चल गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज भी चल गया, ओबेरॉय रियल्टी चला, उसके बाद अब फिनिक्स मिल का टाइम है। प्रेस्टीज एस्टेट मैंने ये रेकमेंड किया हुआ है पहले स्टॉक। बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स में है, अभी लग रहा है दमखम काफी है। सो ओवरऑल मैं आरईआईटी पे भी बहुत फोकस करता हूँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो कि एम्बेसी आरईआईटी है। वो स्टॉक एक अच्छा खासा फिक्सेड और थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन का प्ले खेलना हो तो वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में मैं हर बार रियल एस्टेट की बात होती है तो बोलता हूँ। तो ये आपके लिए फिनिक्स मिल्स है, इस पर रखिए नजर। और चुनिंदा और रियल एस्टेट काउंटर्स जहां पर एक्शन आ रहा है। कुछ और कैश स्टॉक जो एक्शन में, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, श्रीकांत जी जेएसडब्ल्यू एनर्जी देखें और 6% का रिएक्शन इस काउंटर में अभी दिख रहा है। थोड़ा ऊपर से फिसला था, अब वापस एक्शन में आते हुए दिख रहा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। कोई राय? अब 7% ऊपर हो गया है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे भी दीपांशु एक हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज एस्टैब्लिश हो रही है और हमने एक बड़ा सेल ऑफ देखा था स्टॉक में 350 रुपए 350 से लगातार गिरते गिरते 190 180 के करीब आया था। तो अभी इसमें जो सीरीज बनी है वो ये इंडिकेशन दे रही है कि शायद ये स्टॉक एक बार वापस 270 से लेकर 275 के लेवल्स दिखा सकता है। और चूंकि अच्छे वॉल्यूम के साथ रिवर्सल पैटर्न बना है तो मुझे लगता है करंट लेवल से भी लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो रहेंगे तकरीबन 235 रुपए के और टारगेट्स 270 से लेकर 275। ओके, 270 275 के टारगेट्स के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी को रखें अपने रेडार पर। ये मूवमेंट आपको दिखा रहा है। टीवीएस मोटर्स, इसके आने वाले नतीजे और जानते हैं कुशल से कैसे रहेंगे टीवीएस मोटर्स के नतीजे। कुशल बताइए क्या रहेगा खास यहाँ पर? देखिए, अन्य जितनी भी ऑटो कंपनियां हैं इनके जिनके नंबर्स आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो हम डेफिनेटली खराब एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, बट टीवीएस मोटर्स इसके स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स रह सकते हैं तिमाही आधार पर भी। तो सबसे पहले वाई क्या सिचुएशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। 50% बढ़कर आय लगभग 5,910 करोड़ पर रह सकती है। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफा 274 करोड़ से बढ़कर 575 करोड़ पर हमारा रहने का अनुमान है। मार्जिन इंटरेस्टिंगली 7% थे पिछले साल, इस बारी 9.7% के आ सकते हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी केवल 40 बेसिस पॉइंट्स का कट 10.1% से घटकर 9.7% की हमारी एक्सपेक्टेशंस है। मुनाफे के लिहाज से सुजुकी की भी बात करें तो जो हम गिरावट एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, यहाँ पर करीबन 2% की बढ़त के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 280 करोड़ पर आंकड़ा रह सकता है और पिछले साल तो ये 53 करोड़ का फिगर था। तो इस बारी 280 करोड़ हम मुनाफे के लिहाज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन पर हमारी नज़र रहेगी एंड खासकर ईवी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को लेकर कंपनी की क्या रणनीति है, क्योंकि बाकी अदर कॉम्पिटिशन्स भी अगर आप देखें तो वहाँ पर अच्छी पकड़ बनती हुई नजर आ रही है और लोगों के अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइंस हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेकर। तो यहाँ पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो कमेंट्री काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। 2% ऊपर भी टीवीएस मोटर्स आपको दिख रहा है, ठीक ठाक मोमेंटम में है। हिमांशु जी इंपॉर्टेंट लेवल जरा बताएं सर टीवीएस मोटर्स के लिए। जी दीपांशु जी, देखिए लगातार एक आउट परफॉर्मर रहा है ऑटो पैक में। इनफैक्ट 2 व्हीलर पैक में सबसे पहला स्टॉक था जो कि नए हाइस बनाता हुआ नजर आया और उसके बाद थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक ऑलरेडी अच्छा रनअप आता हुआ नजर आया है तो मुझे लगता है कि अगर नंबर के बाद कोई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो मेरे हिसाब से 800 रुपए के आसपास बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं जहां पर वापस से रिवॉर्ड टू रिस्क अट्रैक्टिव बनता है खरीदारी करके चलने के लिए। लॉन्ग टर्म चार्ट सेटअप काफी अच्छा है और मुझे लगता है अगर कोई डिप मिलता है तो खरीदारी करके चले। ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक आने वाले समय में 1000 रुपए की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय।
इस वक्त टीवीएस मोटर्स पर। आइए नितिन जी तैयार है, वक्त है उनसे मुलाकात करने का। निफ्टी के निशानेबाज नितिन बुरार का। बताएं नितिन जी। सर यहाँ पे हम लोग आज की एक्सपायरी की 37,300 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 25 रुपए में मिल रही है, और ये एक तरीके से हीरो जीरो ट्रेड हो गया। 24, 23, 24 ऐसे आपको मिलेगी अभी, और इसके टारगेट हो सकते हैं करीब करीब 70 रुपए के, यानी 3 गुना टारगेट हो सकते हैं। अभी जो बैंक निफ्टी है वो 37,290, 95 के आसपास ही है, तो ये करीब करीब एट द मनी हो गई। ओवरऑल डेटा पॉजिटिव है और आधे घंटे बचे हुए मंथली एक्सपायरी है, तो पॉसिबल है शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो हम ये कॉल ऑप्शन ले रहे हैं एट द मनी 37,300। ओके, 37,300 ये है आपके लिए। आज ही की एक्सपायरी वाला आधा घंटा बचा है, 25 रुपये में लीजिए, और यहाँ पर 70 रुपये के टारगेट के लिए हीरो या जीरो ट्रेड है। इंटरेस्टिंग, यानी कि यहाँ से एक्सपायरी थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और ऊपर होने की उम्मीद कर रहे हैं नितिन जी, इसलिए एक्सपायरी पर यह है आपके लिए विशेष कॉल। बिल्कुल, तो नजर रहेगी बैंक निफ्टी हीरो जीरो ट्रेड आ रहा है नितिन जी की तरफ से। स्टॉक भी आपको मूवमेंट अच्छा दिखा रहा है। एक स्टॉक जहां पर अच्छा मूवमेंट आ रहा है और वो है बाटा। बाटा का चार्ट भी देखिए 2.5% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। दोपहर के शो में भी हमने देखा था, हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर आया था और मूव भी दिखा रहा है। कल हमने देखा बढ़िया नतीजे आपको आते हुए दिखे थे मेट्रो ब्रांड्स की तरफ से, वहाँ पर भी मूवमेंट दिख रहा था। रिलैक्सो की तरफ से, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर मूवमेंट दिखा था। आज मेट्रो ब्रांड्स में भी एक्शन आपको दिख रहा है, और ऑफ कोर्स बाटा भी इस समय एक मूव दिखा रहा है। डेज हाई पर बाटा आने की कोशिश कर रहा है। श्रीकांत जी, कोई राय बाटा के चार्ट पर सर 1873 का लेवल? बिल्कुल, इनफैक्ट टेक्निकली जब अभी आप बात कर रहे थे तभी मैं देख रहा था चार्ट, और ये चार्ट इनफैक्ट देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, और एक बड़ी सप्लाई लाइन को, यानी कि एक बड़े सेल ऑफ को इसने एब्जॉर्ब करते हुए एक अच्छी क्लोजिंग ये दे रहा है। अगर बाकी डायरेक्शनल अगर मूविंग इंडेक्स अगर देखते हैं या तो कोई एवरेजेस अगर देखते हैं, तो सभी में ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में बिल्कुल चलेगा, या शायद वेरी शॉर्ट टर्म में भी चल जाएगा। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें। 1875 के करीब ट्रेड कर रहा है। जो आज के लोज है 1835, हम उसे एज अ स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा वोलेटाइल है। लेकिन अगर ये स्टॉक अगर मोमेंटम में अगर आता है, तो जो उसके नेक्स्ट लेवल्स बनेंगे वो तकरीबन 2000 के बन सकते हैं। तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, करंट लेवल से ही लॉन्ग करके चले। ये है बाटा इंडिया। आज सुमित जी ने भी खरीदारी करने की राय दी थी बाटा में, मुझे याद है सुबह सुबह दी थी शायद। तो बिल्कुल, तो पिक ऑफ द डे था, टारगेट हिट हो गया 1860 1875। सुमित जी, टारगेट हिट हो गए आपके? बिल्कुल अनिल जी, टारगेट हिट का मोहर लगा सकते हैं, और अभी और ऊपर लग रहा है। मोहर और तो लग जाएगी, मोहर में क्या रखा है, हाथ जोड़ के वोट मांग लो फटाफट स्माइल के साथ, काम तो वही आएगा। हाँ, ये अब ठीक है, टारगेट हिट होने का मजा ही तभी है। बिल्कुल, तो चलिए सुमित जी को बहुत बहुत बधाई। हाँ, जैन साहब भी कोशिश, जैन साहब ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ऐसे खाली सुमित जी को देखकर आप करने की कोशिश करेंगे, वो अंदर से दिल से आना चाहिए, दिल से वोट मांगने वाली इच्छा होनी चाहिए आपकी कि हाँ जो है तो छोटे मगर मतलब छोटा वो पैकेट और बड़ा धमाका वाला। हाँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो चलिए, ये आपके लिए बाटा में बहुत ही बढ़िया एक्शन होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर खरीदारी करें। जमुना ऑटो जबरदस्त नंबर सर, जो हमेशा जमता है सुमित जी को, सुमित जी का, और जैन साहब और हमारे सेठी साहब की भी पसंद का स्टॉक रहा है जमुना ऑटो। नंबर्स बड़े तगड़े आ रहे हैं। जैन साहब जरा इस पर भी अपनी राय दीजिए। 295 करोड़ से आय डबल होती हुई दिख रही है, 550 करोड़ के आसपास। मुनाफा भी 19 करोड़ से 37 करोड़ बढ़कर आता हुआ दिख रहा है। शानदार नतीजे हैं इस कंपनी के, बताएं जैन साहब। नहीं, बिल्कुल, अभी रिसेंटली मैंने जैन साहब के जेम्स में भी दिया, और सबसे एक बात थी कि 2018 के पहले हमने हमारे क्लाइंट्स को ये 80 रुपए पे दिया था, और उसके बाद ये 40 रुपए भी गया। बहुत तकलीफ देख के ये स्टॉक ऊपर आया है, और मैं कहूंगा कि बहुत बढ़िया कंपनी है अपने सेगमेंट की। ये देखिए लार्जेस्ट कंपनी है, मतलब सस्पेंशन सोल्यूशन देने वाली, और गजब का क्वालिटी मैनेजमेंट, वेरी क्वालिफाइड मैनेजमेंट। तो मुझे इस स्टॉक पे पूरा भरोसा है, और हालांकि बहुत बड़ा मूव दिया, 100 रुपए से लेकर 129-30 रुपए तक, और फास्ट दिया है, बट फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी ये सस्ता है। और मार्च के रिजल्ट भी बहुत बढ़िया थे, और अभी भी जो रिजल्ट्स आए वो फोड़ रिजल्ट्स है। इनफैक्ट 60 करोड़ का पैट, जो कि पिछले मार्च 2022 में 57 करोड़ का पैट था, और ओवरऑल अगर कंपेयर करें जून से तो लो बेस था, तो उसके सामने बहुत बढ़िया रिजल्ट्स है। तो आई फील की स्टॉक को जिन्होंने लिया हमारी राय पे बिल्कुल होल्ड करके रखे, ये 150 रुपए की तरफ अग्रसर।
तो ये है आपके लिए जमुना ऑटो पर राय आती हुई दिख रही है। और इस बीच जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी 37,400 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी अभी नितिन जी ने आपको बैंक निफ्टी पर हीरो या जीरो का ऑप्शन भी दिया था। एक बार जरा नितिन जी को फोन लाइन पर लाइए। 25 रुपए में उन्होंने 37,300 का अभी कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी। मेरे ख्याल से मुश्किल से 3-4 मीटिंग में 70 रुपए का टारगेट दिया। नितिन जी आई एम श्योर टारगेट आ गया होगा। तो आपका आ गया है सर का टारगेट हिट कर दें? हाँ बिल्कुल अनिल जी, 75 रुपीज हो गए थे तो ये 3 गुना बहुत जल्दी हो गई। मजा आ गया सर, बहुत बहुत बधाई। क्या बात है, एकदम फास्ट आपके लिए आता हुआ दिखा है। तो बहुत ही गजब का आपका ये कॉल रहा है। तो अब प्रॉफिट बुक कर लिया जाए? आधी पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना चाहिए और बाकी बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में कभी कभी बहुत बड़ी मूव आधे घंटे में आती है, वो एडजस्टमेंट होती है। तो अगर यहाँ से ये मूव बनी तो हो सकता है 100 पॉइंट और बैंक निफ्टी बढ़ जाए। तो हम आधा बुक कर लेते हैं 60-65 पे या 75 पे भी आपने बुक कर लिया, और आधे का बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस रख लीजिए जो 25 के आसपास। परफेक्ट। तो आधे के बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस करके आधा बुक कर लें। और बहुत ही बढ़िया कॉल, कुछ ही मिनटों में आपके लिए दमदार एक्शन होता हुआ दिखा है। आशीष केलकर साहब फोन लाइन पर है हमारे साथ, और एक स्पेशल पिक के लिए उन्होंने फोन अ फ्रेंड लाइफ लाइन यूज करने के लिए चुना है। तो आइए एक स्पेशल पिक का बिल्कुल आशीष जी के लिए। स्वागत है आशीष जी आपका। बताएं सर, लाइफ लाइन यूज करने की खास वजह, कौन सा स्टॉक जहां पर दिख रहा है कुछ दमदार एक्शन? गुड आफ्टरनून अनिल जी। डेफिनेटली बहुत ही दमदार एक्शन एक स्टॉक में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैं फ्यूचर्स के साथ साथ एक बढ़िया ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी देने वाला हूँ, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। हमें खरीदारी करके चलना है दीपक नाइट्राइट फ्यूचर का। अगर हम फ्यूचर का चार्ट देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन बाय सिग्नल यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन की स्ट्रेटेजी अगर मैं इसमें देखता हूँ तो हम अगस्त सीरीज के ऑप्शन कॉल ऑप्शन खरीदारी करेंगे 1900 का। अभी फ्यूचर में रेट चल रहा है 1893, 1900 का कॉल अगस्त महीने का सीरीज है, वो हम बाय करेंगे, जो अभी ट्रेड कर रहा है करीब करीब 105-107 रुपए के आसपास। यहाँ पे हम खरीदारी करेंगे, ये हमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। ऑप्शन में मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 87 का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा अनिल जी 190 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 215 रुपए का। ये हो गया ऑप्शन का स्ट्रेटेजी। अगर किसी को फ्यूचर में खरीदारी करना है तो फ्यूचर में अगस्त महीने का फ्यूचर हम खरीदारी करेंगे, अभी भाव चल रहा है 1900 रुपए के आसपास। यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1860 का। और अनिल जी मेरा फ्यूचर का टारगेट रहेगा 2000 और 2050 इतने बड़े टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इसके रीजन ये है अनिल जी, जून महीना और जुलाई महीना 2 महीने के सीरीज में पहली बार ये स्टॉक में 1860 का जो लेवल है वो क्रॉस किया है। इसके साथ साथ 2 प्राइस पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और बुलिश वेज दोनों का ब्रेकआउट इस स्टॉक में एक साथ देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो अगस्त सीरीज में ये स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा। 2000 और 2050 के टारगेट के लिए दीपक नाइट्राइट खरीदारी करके चलने की सलाह है। तो ये है आपके लिए दीपक नाइट्राइट में खरीदारी करने का बहुत ही मजबूत एक्शन इस स्टॉक में भी दिख रहा है। गजब की खरीदारी और फंडामेंटल ट्रिगर्स भी हैं। वो जो प्राइसेस अभी रिसेंटली ऊपर गए हैं, इनके प्रोडक्ट्स के दाम 12 से 20% ऊपर गए। इनके दाम भी ऊपर गए, रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी कम हुई है, और वो जो बीच में प्लांट बंद होने के जो चक्कर चल रहे थे वो भी ठीक खत्म हुए। तो फंडामेंटली भी दीपक नाइट्राइट बहुत अच्छी मजबूती के साथ तैयार होता हुआ दिख रहा है। जैन साहब भी ऐसे सिर हिला रहे हैं, इसका मतलब जैन साहब को भी कुछ न कुछ आइडिया है इसके बारे में, या विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं। जी जैन साहब। अनिल जी वाकई में बहुत जबरदस्त लगता है ये स्टॉक। और दीपक नाइट्राइट देखिए अच्छा खासा करेक्शन के बाद ऐसे लेवल्स पे है कि ये माउथ वाटरिंग लेवल्स है। तो जो भी पॉजिटिव न्यूज आएगी वो बहुत बढ़िया करेगा, और मेरे हिसाब से दीपक नाइट्राइट को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। आशीष जी ने जो फोन अ फ्रेंड और लाइफलाइन यूज की है ये गजब की है, और इनफैक्ट हमने भी अभी रिसेंटली हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया। एंड मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देख रहा था तो और बढ़िया लग रहा, हालांकि बहुत नीचे के लेवल से मैंने भी रेकमेंड किया, और हमारे पैनल में सिद्धार्थ जी का तो फेवरेट रही है। तो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। जिस तरीके की प्रॉफिट्स, रिटर्न नंबर्स, ओपीएम सब कुछ बहुत बढ़िया है। सो आई थिंक बिल्कुल इन लेवल्स पे लें, और आराम से जो टारगेट्स है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन लेवल से 2400 से 2500 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहिए 6 से 9 महीने के लिए। ओके तो दीपक नाइट्राइट पसंद आ रहा है आशीष जी को, स्पेशल पिक भी उन्होंने दी है, और जैन साहब को भी पसंद है। शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी ये स्पेशल पिक शेयर करने के लिए। आइए वेदांता
इसके आने वाले हैं नतीजे। काफी सारा एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, डिविडेंड का भी हमने बढ़िया एक्शन देखा था। अब नतीजे कैसे रहेंगे ये जानते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए वेदांता। देखिए, सबसे पहले वेदांता में कोई बड़े आश्चर्य कोई आ जाए ऐसा कुछ अनुमान नहीं है। आय में लगभग हमारा जो अनुमान है वो 30% बढ़ोतरी का अनुमान है, पर मार्जिन्स देखेंगे आपको मार्जिन्स में थोड़ा कट देखने के लिए मिलेगा। 35% के कट कर लगभग 29-30% के आसपास आते हुए दिखेंगे। उसका रीज़न ये है कि जो तिमाही के दौरान जो उत्पादन खर्च जो बढ़कर आया है उसका उन पे पैन आता हुआ दिखेगा। और अगर आप उत्पादन की बात करें, जैसे सभी सेगमेंट्स में कोई ऐसा सेगमेंट नहीं होना है कि उसमें जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा होगा, उत्पादन भी सपाट रहने का अनुमान है, तो उसी के चलते आपको मार्जिन्स में थोड़ा कट देखने के लिए मिलेगा। एबिटा अगर आप कामकाजी मुनाफा देखेंगे वहाँ पे 10% थोड़ी बढ़ोतरी का अनुमान है। और अगर मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा लगभग फ्लैट रहने का अनुमान है, 3% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान है। तो खास नतीजे नहीं रहने वाले हैं, ये अरमान हमें बता रहे हैं। हालांकि आय में आपको अच्छी बढ़त मिल सकती है, बट कामकाजी तौर पर थोड़ा दबाव यहाँ पर आपको दिखेगा। वेदांता, चार्ट्स क्या कह रही है, एक बार श्रीकांत जी से राय ली जाए। श्रीकांत जी, वेदांता फिलहाल वैसे मूवमेंट खराब नहीं है, 1-1.25% ऊपर है नतीजों से पहले। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? बिल्कुल, इनफैक्ट दीपांशु, मैं इस चार्ट को काफी क्लोजली देख रहा था और पिछले कई दिनों के जो फॉर्मेशन को अगर रीड करते हैं तो एक बात समझ में आती है कि इसमें एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, जो काफी रेयर होता है। और आज एक्स डिविडेंड या 2 या 3 दिन पहले एक्स डिविडेंड होने के बावजूद ये स्टॉक लोअर लेवल से रिकवरी वाला पैटर्न बना रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली काफी अच्छे रिटर्न्स देगा। तो रिजल्ट है तो नो डाउट कि स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। 245 के करीब ट्रेड कर रहा है। हम स्टॉप लॉस 235 का रख सकते हैं क्योंकि रिजल्ट है करके, बट ओवरऑल हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस अपने 300 या 320 के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में दिखा सकता है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, बट थोड़ा पोजिशनल व्यू लेके चले। पोजिशनली खरीदारी की राय है श्रीकांत जी की तरफ से, खरीदारी करके चले और 300 के पार वापस आपको ये काउंटर जा सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोर्स, बट भरोसा है। और नतीजों से पहले भी स्टॉक ज़्यादा खराब दिख नहीं रहा है वेदांता का, तो इस पर रखिएगा नज़र। ये है श्रीकांत जी की राय। कोफोर्ज, इसमें आ रहा है एक ब्रेकआउट और अभी अभी एक स्पाइक का आपको आते हुए दिख रहा है। थोड़ा डिप हुआ था, अब वापस ये मोमेंटम में आने की कोशिश कर रहा है। कोफोर्ज पर थोड़ा एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। हिमांशु जी जरा देखें सर कोफोर्ज का चार्ट, कोई व्यू इस पर। आज वैसे फर्स्ट हाफ पूरा आईटी का था, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली हुई, अब वापस ये मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो दीपांशु, शो की शुरुआत में शायद पहली ही कॉल वागले जी ने कोफोर्ज में दी थी और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छी तेजी के लिए तैयार है। जिस हिसाब से यहाँ पर चार्ट फॉर्मेशन है, एक हायर लो बनता हुआ नजर आया है। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक 4,4100 रुपए तक के लेवल्स दिखाने की तैयारी कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहें, नहीं तो फ्रेश खरीदारी भी करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है 3810 की, और जैसे ही स्टॉक 3855 3860 के लेवल पार करेगा, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप फ्रेश बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ये है आपके लिए कोफोर्ज, जिस पर रखिए नजर। वापस आईटी स्टॉक्स आपको मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं। वागले साहब का भी भरोसा था 4000 तक के टारगेट्स के लिए, बट बाजार में फिर से एक फ्रेश मूव आ रही है। डेज हाई पर बाजार आए हैं, 940 के पार आपको निफ्टी जाते हुए दिख रहा है इस समय। फ्रेश खरीदारी आ रही है, 300 पॉइंट ऊपर शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख रही है। अभी भी मतलब शॉर्ट्स कम होने के नाम नहीं ले रहे, भर भर के शॉर्ट्स बने एक्चुअली, तो शॉर्ट कवरिंग होती दिख रही है जो आज मजबूती के साथ आपको बंद करी। तो मेरे ख्याल से आखिरी मिनटों में 15-20 मिनट बचे, लेकिन दीप लग रहा है थोड़ा और भागने को तैयार है। आइए, तैयार है जय ठक्कर, वक्त है कैश का ऑप्शन। बताया जाए, सारे ऑप्शंस के कॉल्स बड़े गजब के ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी वाला आई एम श्योर 37,500 वाला कॉल ऑप्शन सुबह का काफ़ी मजबूत होगा, निफ्टी वाला भी 17,000 वाला। पहले तो अपडेट दें और बताएं फ्रेश कॉल क्या करना है। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप जी। अनिल जी, निफ्टी के तो टारगेट्स हासिल हो चुके हैं, 16,800, 17,000 एज वेल। बैंक निफ्टी अनिल जी मजबूत तो ट्रेड कर रहा है, हमारे रिकमेंडेड प्राइस से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और उसमें मेरी बनी रहने की सलाह रहेगी, बिकॉज बैंक निफ्टी में 37,500 तक के लेवल्स तो मैं मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड वो लेवल्स निकलते हैं तो 37,800 और 30,000 तक के नेक्स्ट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। बट देन निफ्टी में भी अनिल जी बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेंथ है। यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल है 17,000 का, आई एम प्रीएम्प्टिंग कि वो 17,000 का हर्डल निकलना चाहिए, एंड वो निकलता है अनिल जी तो सीधा 150-200 पॉइंट का एक
स्ट्रेट मूव आपको आज के दिन से ही देखने में मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि वो 17,000 के लेवल्स इमीडिएटली निकाल देता है, विच आई थिंक शुड, बट देन उसके लिए आपको लेना पड़ेगा 17,150 का कॉल ऑप्शन। स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि 56 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है, इसको खरीदे आप 12 रुपए पर एक स्टॉप लॉस लगाइए। सो 4 अगस्त की एक्सपायरी का 17,150 के स्ट्राइक का निफ्टी का कॉल ऑप्शन 56.50 पर खरीदे विद स्टॉप लॉस ऑफ 12, टारगेटिंग 104 to 126। तो 104, 126 ये दो मिनिमम टारगेट्स के लिए खरीदना है जी। और अगर 17,100 के ऊपर इनफैक्ट फर्दर निकलता है तो मुझे ऐसा लग रहा है 150 नहीं 200 के ऊपर ही जाएगा। सो निफ्टी में केवल एक छोटा सा हर्डल है 17,000 का। जैसे नीचे निकलेगा आपको और जबरदस्त मूव आते हुए देखने मिलेगी, मे बी 17,150 200 तो इमीडिएटली देखने मिलना चाहिए। नाउ ऑन द इमीडिएट बेसिस जो एक बेस बना है वो 16,800 का ही एनर्जी, बिकॉज दैट वाज एक्टिंग एज अ वेरी क्लियर रेजिस्टेंस अर्लियर 16, 700, 800 की रेंज, तब वही रेंज अब नीचे की तरफ एक बेस बना चुका है। तो विद दैट एज अ स्टॉप लॉस स्पॉट में और कॉल ऑप्शन में 17,150 ये लेवल्स आपको ऊपर में देखने मिलेंगे। ये है आपके लिए जय की तरफ से 17,150 का कॉल, यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। बड़ा एक्शन यहाँ पर आपको जय की तरफ से बाजार में बनते हुए दिख रहा है। अगले हफ्ते की एक्सपायरी का ऑफकोर्स ये जरूर ध्यान रखिएगा। राइट्स इसके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। 78 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 145 करोड़ का है, तो ऑलमोस्ट डबल राइट्स का मुनाफा आपको आते हुए दिख रहा है। स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। कुणाल जी जरा आप चार्ट पुल अप कर ले, मैं आ रहा हूँ आपके पास। राइट्स के साथ अच्छा प्रदर्शन आते हुए दिख रहा है। 78 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 145 करोड़, आय डबल हो गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है एक तरह से। 335 करोड़ से बढ़कर 605 करोड़, तो जबरदस्त नतीजे राइट्स के आपको आते हुए दिखे। रेवेन्यू लेड ग्रोथ इस पर आपको आती हुई दिख रही है। चार्ट्स कुणाल जी स्पाइक कर रहा है अब 4% ऊपर राइट्स। चार्ट भी बहुत बढ़िया है दीपांशु, एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है चार्ट पर। नीचे के लेवल्स पर डबल बॉटम पैटर्न बना, स्ट्रेट रन देखने को मिल रहा है। 255 के ऊपर स्टॉक अब डिसाइडेडली ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ 275 से पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। तो मेरी राय में यहाँ पर जिन्होंने पोजीशन बना रखी है बिल्कुल होल्ड करके चलें, प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी ना करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें। और स्टॉप लॉस अब रखना चाहिए 255 के आसपास, और मुझे लगता है ये स्टॉक जो है 275 की ओर अग्रसर है, बिल्कुल होल्ड करने की राय। माई देखें तो ऑफकोर्स आय में आपको गिरावट दिखेगी, बट क्योंकि पिछले साल थोड़ी कम बेस थी तो उसके दम पर जबरदस्त रिएक्शन इस समय दिख रहा है। 4.5% ऊपर अब राइट्स का काउंटर ट्रेड कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग खबर है, और हमने देखा है किस तरह से यूएस में रिटेल स्टॉक्स की भरपूर पिटाई हो रही है पिछले कुछ दिनों से। और खबर यह है कि वॉलमार्ट ने आने वाले साल के लिए अपना अनुमान घटाया है, गाइडेंस कम करी है। इससे पहले टारगेट ने ऑलरेडी ऐसा कर दिया था, बाकी रिटेल स्टॉक्स ने भी, रिटेल कंपनीज ने वार्निंग दी थी। क्या है इसके मायने, स्पेशली भारतीय कंपनीज के लिए कौन से सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर आ सकता है? आइए जानते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए क्या होगा इस खबर का इम्पैक्ट। जी, सबसे पहले जो टेक्सटाइल कंपनियां जिसका फोकस एक्सपोर्ट्स पर है, आपको उन पर फोकस रखना है। उनके लिए एक नेगेटिव खबर है। वॉलमार्ट जो कि मल्टीनेशनल, अमेरिका की मल्टीनेशनल रिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर है, उन्होंने जो अपना गाइडेंस है, मुनाफे का गाइडेंस, आप ईपीएस का गाइडेंस देखिए, सिर्फ तिमाही का ही नहीं, आप अगर साल का भी देखेंगे, वो दोनों घटाया है उन्होंने। क्या था उसका रीज़न? क्योंकि जो इन्फ्लेशन, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के कारण जो कॉस्ट बढ़ी है, वो जो बढ़ी हुई कॉस्ट के कारण डिमांड में स्लो डाउन आ चुका है। तो डिमांड में स्लो डाउन आने के कारण उन्होंने जो अपनी आय है या अपना ईपीएस है वो सब घटा दिया है। सिमिलरली कुछ टाइम पहले आपको हमने जब टारगेट, वो भी अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने भी जब गाइडेंस घटाया था तब हमने आपको एक्सक्लूसिव रिसर्च करके बताया भी था कि वेल्सपन इंडिया पर आप ध्यान रखिएगा, जहां पर आपको दिख सकता है कि इनके लिए एक पेन की बात है। तो अभी अगर आप देखेंगे वेल्सपन इंडिया का अगर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले दो नाम दिखेंगे, वो ये टारगेट और वॉलमार्ट। उसी के साथ साथ दूसरी कंपनियां जैसे ट्राइडेंट, रेमंड या गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, जिनका फोकस भी एक्सपोर्ट्स पर है, उन पर भी आपको दबाव आता हुआ दिखेगा। हाल ही में जस्ट अभी वेल्सपन इंडिया के नतीजे आए थे, नतीजे काफ़ी वीक आए थे। अब कामकाजी मुनाफा 66% घटकर, मार्जिन देखेंगे 20% से घटकर 8%। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जिनका फोकस, जो टेक्सटाइल कंपनी का एक्सपोर्ट्स पर फोकस है, उनके लिए अच्छा खासा वीक आपको माहौल दिख रहा है वहां पर। और वॉलमार्ट ने भी क्लियरली बोल रहा है कि अपैरल सेगमेंट जो है वहां पर वो देख रहे हैं कि उनको काफी पेन दिख रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे उस रीजन के कारण टेक्सटाइल कंपनियां जो एक्सपोर्ट्स पर फोकस कर रही है वहां पर दबाव। तो ये है आपके लिए टेक्सटाइल कंपनीज के लिए जो एक्सपोर्ट वाली कंजम्पशन वाली में ज्यादा दिक्कत नहीं है। जिनको बाहर कॉस्टको, वॉलमार्ट,
टारगेट, इन सबको जो सप्लाई करने वाली कंपनियां, उनके नतीजे थोड़े से डिले आते दिखे। वेल्सपन पे हमने ऑलरेडी नतीजों का थोड़ा इम्पैक्ट भी आते हुए देख लिया। और बाकी तो मेरे ख्याल सीआरएम के तो आ चुके हैं, सीआरएम के आते हैं, सीआरएम के बाकी जो टेक्सटाइल कंपनी वैसे रिजल्ट आए उनके तो बड़े मजबूत आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है इन सारे रिजल्ट पर। जैन साहब, कोई टेक्सटाइल कंपनी है रडार पर खरीदना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये सीआरएम आपने नाम लिया, आपका भी टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल था, मेरा भी टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है, और बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं टेक्सटाइल स्टॉक्स में। ये बात सही है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, और ये कंपनियां तो कंटिन्यूअसली सालों से एक्सपोर्ट करती हुई आ रही है और इन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। एक तरीके से मोनोप्सोनिक चीज हो गई जहां पे बायर्स हावी रहते हैं इनके, और ये 2 4 5 बड़े बड़े बायर्स के पीछे इनका काम होता है। इसीलिए कई बार B2B बिजनेसेस को बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस मार्केट नहीं देती है और B2C को ज्यादा देती है, जहां पे ज्यादा रिटेल को टच होता है। तो सीआरएम बहुत जबरदस्त है। सुबह आज विकास जी ने डॉलर दिया था, ये बहुत बढ़िया लगता है सेक्टर। फिर KKCL, केवल किरण क्लोथिंग, वो ऑलरेडी बहुत परफॉर्म किया है बट बाय ऑन डिक्लाइंस है। SP अपैरल्स है। ये सारे स्टॉक्स जो डोमेस्टिकली जिनका बहुत जबरदस्त मार्केट। और देखिए इंडिया में तो रिसेशन के ऊपर आज हमारे चैनल ने जबरदस्त रिपोर्ट दी है, और वहां पे वाकई में रिसेशन जब आता है तो ये जो आदमी वहां पे खर्च इसी पे ही करता है, कपड़े खरीदता है, पर्स खरीदता है और सनग्लासेस खरीदता है, यही मैंने देखा वहां पे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन कंपनियों पे जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है उन पे फर्क पड़ेगा, बट जो डोमेस्टिक मार्केट्स पे डिपेंडेंट है उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से टेक्सटाइल स्टॉक्स में बहुत बढ़िया, मुझे टॉप ऑफ द पिक जो अगर बोलूं तो सीआरएम सिल्क मिल्स है, जो कि बहुत बढ़िया करेक्ट होने के बाद अच्छे लेवल्स पे भी है, जहां पे सुनील सिंघानिया जी के एबेकस फंड में भी ये स्टॉक है, और टेक्निकली भी बढ़िया, फंडामेंटल्स और बढ़िया होते जा रहे हैं। तो ये है आपके लिए सीआरएम सिल्क, जिस पर रखनी है आपको नजर इस समय। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिपांशु, बाय का स्टॉक है BTST के तौर पे। जो स्टॉक अभी लेना है वो है इंडियन होटल। 262 रुपए 10 पैसे का अभी भाव चल रहा है। इंडियन होटल में खरीदारी करें। स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है, रिसेंट के हाईस तो ब्रेक कर ही चुका है, और अभी ये स्टॉक यहां से 270 रुपए से लेके 275 रुपए तक का मूव 2-3 दिनों के अंदर दिखाने को तैयार है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 257, 258 के पास है। 257 का स्टॉप लॉस लगा के इंडियन होटल में खरीदारी करें। 270 का पहला टारगेट, 275 का दूसरा टारगेट। ऑप्शन के जरिए भी इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। 265 वाला कॉल अभी CMP 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 8 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर के अंदर 13 रुपए से लेके 16 रुपए तक के टारगेट 265 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है, और स्पॉट लेवल्स में 270, 275 ये लेवल जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए। 257 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें इंडियन होटल। ओके, तो इंडियन होटल्स, इस पर रखिए नजर। ये काउंटर भी एक्शन में आ रहा है। श्रीकांत जी के लिए बिगुल BTST। बताएं सर। दीपांशु, अगर निफ्टी IT इंडेक्स को देखें तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ चुका है और एक अच्छा हायर बॉटम भी बना है। हमें लगता है कि ये इंडेक्स आने वाले दिनों में जो एक 300 या 400 पॉइंट की अगर निफ्टी में रैली बनती है, क्योंकि 17,200 या 300 के टारगेट्स अभी निफ्टी में नजर आ रहे हैं, अगर उन लेवल्स को अगर रीच करना है तो हमें लगता है कि निफ्टी IT इंडेक्स इसमें बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है। और उसी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो वैसे इन्फोसिस काफी फेवरेट स्टॉक है कि जिसे लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो स्टॉक्स जहां पे काफी बड़ा शॉर्ट पोजीशन बन चुका है या तो पोजीशन अगर खड़ी है तो वहां पे हमें लगता है कि तेजी बन सकती है। उस पर्टिकुलर अगर बास्केट को देखें तो उसमें टेक महिंद्रा को लॉन्ग किया जा सकता है, जो 1040 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक लगता है हमें कि 1100-1120 के लेवल्स दिखा सकता है, तो टेक महिंद्रा को लॉन्ग करें। और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन 1020 का, जो 20 रुपए नीचे है करंट लेवल से, और टारगेट 1100-1120। 1120 के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा पर करें खरीदारी। IT में आपको मोमेंटम अब फिर से बनते हुए दिख रहा है। आइए आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं इस सीरीज के, जान लेते हैं अनिल जी से उनकी आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर डाउ फ्यूचर्स वैसे ही हैं सर, 50 अंक नीचे, कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं है। नास्डैक फ्यूचर्स करीब 0.5% की कमजोरी दिखा रहे हैं। कुछ दिग्गज IT कंपनीज के नतीजे आ जाएंगे और रिएक्शन भी होगा। यूरोप एकदम सपाट है, कच्चा तेल 108 पर है, डॉलर भी थोड़ा आज सुस्त हुआ था, रुपए ने भी ठीक ठाक एक्शन आज के लिए दिखाया, 13 पैसे मजबूत। इस समय डेज हाई पर इनफैक्ट रुपया ट्रेड कर रहा है। सर
बताएं क्या करके जाना है? 16,800 क्या 16,900 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल रही है आज तो? दीप, अगर मंथली एक्सपायरी नहीं होती और आज ये क्लोजिंग मिलती तो मैं पक्का बोलता कल के लिए भी खरीद के जाइए। कोई डाउट ही नहीं कि जिस तरह का ब्रेकआउट आपको चाहिए था वो मिल गया है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मंथली एक्सपायरी का बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए एक दिन का इंतजार करेंगे। हालांकि ब्रेकआउट बहुत अच्छे मार्जिन से हो रहा है, 16,800 के बहुत ऊपर आप जाकर बंद हो रहे हैं, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन दिक्कत है कि हो सकता है एक गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए अगर आपको, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कल खरीदें और अगर कल 16,750 16,800 की रेंज में गलती से करेक्शन करके आए, नथिंग लाइक इट। क्योंकि आजकल क्या है, फेड की मीटिंग के बाद एक दो दिन में अमेरिकी बाजार बड़ा स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, कभी एकदम से तेजी, कभी एकदम से मंदी, तो एक आध दिन सावधानी रखने में हर्ज नहीं है। और अगर हमारे यहाँ भी आ जाए तो बहुत बढ़िया, वहाँ खरीदना ही आपको 750 800 बहुत परफेक्ट एंट्री जोन है। और नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगर अभी लेते हैं तो कल नीचे खरीदने के लिए 150 पॉइंट नीचे खुले तो आपको खरीदना है, बेचना नहीं है। उस कंडीशन पे खरीद कर जाएं अगर फ्रेश खरीदारी करनी है, एवरेज करने की ताकत होनी चाहिए। दूसरा तरीका ये कि 17,050 पार हो जाएगा यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर, तब हम खरीद लेंगे, तब आपको और बढ़िया ब्रेकआउट पक्का होता हुआ नजर आएगा। तो आपको जो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल लगे, मेरी पर्सनली आप राय पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि कल लेना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बैंक निफ्टी भी 37,600 के पार निकलेगा तो फ्रेश खरीदारी हम और करेंगे। क्योंकि आज का हमारा जो टारगेट जोन था 37,325 37,500, आपको याद होगा शॉर्ट करने की राय मैंने बहुत ऊपर दी थी बैंक निफ्टी की, कहा भी था कि 37,800 बंद हो रहा है, लेकिन 36,800 बंद हो रहा है, लेकिन मुझे जल्दी में नीचे में शॉर्ट नहीं करना है। आप देखिए एग्जैक्टली 37,500 की तरफ बढ़ा है बैंक निफ्टी। सो आप उस रेंज पे बंद हो रहे तो अब या तो 37,600 के ऊपर खरीदें, या फिर नीचे में आपको 37,050 37,100 फिर से मिलेगा, तब एंट्री करिए। तो मेरे ख्याल से फ्रेश एंट्री के लिए ओवरनाइट रिस्क रखने के बजाय बेहतर है कल कर लें। अगर आपका लिया हुआ है बहुत अच्छी बात है, अपना प्रॉपर तरीके से आप हेज कर लें, और शॉर्ट है तो भी आप कोई कॉल ऑप्शन खरीद के हेज कर सकते हैं, वैसा रहें ज़्यादा बढ़िया है। अंडरस्टूड सर। तो चलिए पोजीशन है, हेज कर ले, नहीं तो कल आके नई सीरीज है, नया दिन है, वहां से आप कर सकते हैं शुरुआत। बट अच्छा एक्शन बाजार में इस समय, डेज हाइक पर आप क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। आइए बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताया जाए। जी दीप, खरीदना है भारत फॉर्ज का 740 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, अगस्त सीरीज का ऑफकोर्स 22 रुपए पर ये भी ट्रेड कर रहा है दीप, इसको खरीदे आप। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा 15.5, सो 15.5 के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदना है आपको 22 रुपए पे 740 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे पहला टारगेट दीप बनेगा 33 का, एंड सेकेंड टारगेट विल बी अराउंड 42, सो 33 और 42, ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है स्पॉट में लगभग आपको 750 से 765 तक के लेवल्स आपको भारत फौज में देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है, इनफैक्ट अच्छे लॉन्ग्स भी होते हुए देखने मिल रहे हैं। और जो हिसाब से इसने 720-25 तक की जो रेंज निकाली है आज, विद क्लियर बाय क्रॉसओवर एंड वॉल्यूम्स भी थोड़े दिनों से अच्छा देखने मिल रहा है, आई थिंक ये क्लियरली 750 765 तक के लेवल्स की ओर जा रहा है भारत फौज। हेंस ये रिकमेंड कर रहा हूं ऑन द बाय साइड। पर आपको करके चलिए खरीदारी, मोमेंटम में आ रहा है ये काउंटर। आज सुबह पालविया साहब भी इसे 10 की कमाई में रेकमेंड करके गए हैं अच्छे पोजिशनल टारगेट्स के लिए, और ऑटोज में तो वैसे भी अच्छा मोमेंटम बना ही हुआ है। हिमांशु जी एक कॉल दे रहे हैं, आइए बिगुल उनके लिए। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीपांशु, एक ऑप्शन स्ट्रेटजी है जहां बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है, और खरीदनी है एबी कैपिटल में 105 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन। यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है 3.5 रुपए का, और टारगेट रहेगा 7.5 और 9 रुपए का। देखिए एबी कैपिटल में बहुत अच्छा एक मूव पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला, और 3 दिनों की 4 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद यहां पर एक बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, जो मुझे लगता है कि कल और मंडे के सेशन में एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। और इमीडिएट टारगेट्स यहां पर चार्ट्स पर 108 और 110 रुपए तक के आते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है सीरीज की स्टार्टिंग है, यहाँ पर 105 रुपए की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदें। इसको 1-2 दिन रख सकते हैं, कोई टाइम वैल्यू कोई इतनी जल्दी डिके होने की कोई थ्रेट नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क देखने को मिल सकता है। 7.5 और 8.5 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एबी कैपिटल की 105 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। एबी कैपिटल 105 की कॉल ऑप्शन खरीद कर चलें, ये काउंटर भी आपको मोमेंटम में आते हुए दिख सकता है। कुछ फाइनल मूव्स इस समय बाजार में आ रही हैं जो अच्छा मूवमेंट आपको दिखा रही हैं, और एचडीएफसी लाइफ ये भी एक और काउंटर है उनमें से जिसमें आपने अच्छी मूव देखी। इनफैक्ट आज
इंश्योरेंस स्टॉक में अच्छा एक्शन है। SBI लाइफ की अभी वागले साहब थोड़ी देर पहले बात कर भी रहे थे, उन्होंने कॉल भी दिया, वहां पर भी नजर है। HDFC लाइफ भी एक अच्छा स्पाइक आपको दिखाकर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। वागले साहब जरा इसका भी चार्ट देखें सर, SBI लाइफ के अलावा HDFC लाइफ पर कोई व्यू 535 का लेवल इस पर दिख रहा है। दीपांशु पिछले 3 या 4 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है, लेकिन 540 में एक रेजिस्टेंस है जो मेरा मानना है ब्रेक होगा। तो कल देखेंगे जैसे ही 540 के ऊपर सस्टेन होता है 532 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। इसका अगला पड़ाव 570 575 का होगा। आई थिंक कल हमारे रडार पर आना चाहिए। LIC में भी थोड़ा मूवमेंट आपने बनते हुए देखा था, हालांकि ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। इंश्योरेंस कल इस पर नज़र भी हमारी बनी रहेगी। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और एक और इंटरेस्टिंग एक्शन रहा, एक और दिन जहां पर बाजार आपको डेज हाई पर क्लोज करते हुए दिख रहे हैं। बड़ा वाला ब्रेकआउट आया, 16,900 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग देने के लिए तैयार है। ब्रेथ भी आज काफ़ी मजबूत थी। बजाज ट्विंस ने आज लीड किया, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों 10-10% ऊपर आपको क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। टाटा स्टील स्प्लिट के बाद आज आपको 4-4.5% ऊपर रहा है। सिटी साहब ने जो सुबह टारगेट दिए थे वो भी अचीव होते हुए दिखे आपको। कोटक इंड से टाटा स्टील 101 बिल्कुल बड़ा जबरदस्त टारगेट आता हो दिखा। इनफैक्ट आज के सारे एफएनओ स्टॉक्स काफी कमाल करते हुए दिखे उनकी तरफ से। बिल्कुल सर, आज तो इन्फोसिस भी उनका कॉल था सुबह, वो भी अच्छी 3% ऊपर गेन के साथ बंद हो रहा है। टेक महिंद्रा जिसके बारे में भी श्रीकांत जी बात कर रहे थे, TCS कल जय की कॉल थी और HCL टेक्नोलॉजीज, ICICI बैंक, रिलायंस, HUL इन दिग्गजों ने भी बाजार को दिया सहारा। ब्रेथ बहुत अच्छी थी, सिर्फ 10 स्टॉक्स नीचे क्लोज हो रहे हैं। श्री सीमेंट नतीजे निराशाजनक थे, 3% नीचे। भारतीय एयरटेल 1% नीचे। अल्ट्राटेक, रेड्डीज, बजाज ऑटो, सिप्ला और कोल इंडिया यहां पर भी आपने थोड़ी वीकनेस देखी, बट अदरवाइज बाजार बढ़िया मूड माहौल में था। बजाज ट्विंस के अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग यहां पर 11% की तेजी आपने बनती हुई देखी। माइंट्री 6% ऊपर, L&T इन्फोटेक, इन्फो एज, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स ये सारे मिड कैप IT स्टॉक्स ने आज कमाल किया है। इंटरग्लोब एविएशन में अच्छी तेजी रही। SBI कार्ड्स अच्छे नतीजों के दम पर 3.5% ऊपर ये काउंटर था। DLF यहां पर अच्छी खरीदारी आपको दिखी। बाटा, एल्केम, मन्नापुरम और मुथूट, बर्जर, साथ ही नेस्ले नतीजों के बाद, कैनफिन होम्स, अपोलो टायर्स, JSPL और भारत फोर्ज, TVS मोटर्स ये सारे काउंटर्स आपको बढ़िया तेजी दिखाते हुए गए। बायोकॉन नतीजों के बाद 5.5% नीचे। डिक्सन टेक नतीजों के बाद 3.5% नीचे। NBCC आज था इसका आखिरी दिन, वायदा कारोबार में कल से बाहर आ जाएगा। कैश मार्केट का स्टॉक बना रहेगा, ये सिर्फ वहां पर आपने 3.5% की गिरावट देखी। IGL, वोडाफोन, गुजरात गैस, टोरेंट पावर, डॉक्टर लाल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, अशोक लेलैंड, पेट्रोनेट, JK सीमेंट ये कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी। कैश मार्केट में भी लगातार 2 दिनों से जोमैटो में थोड़ी खरीदारी बनती हुई दिख रही है, नजर रखिएगा इस काउंटर पर। नजर रखिए JSW एनर्जी जो 6% ऊपर बंद हुआ। धानी सर्विसेज, राइट्स शानदार नतीजों के बाद 4.5% ऊपर ये काउंटर था। अंबर एंटरप्राइजेस में आपने खरीदारी बनते हुए देखी। इसके साथ ही रेमंड 3% ऊपर रहा और अल्काइल अमाइंस, करूर वैश्य बैंक, ज्योति लैबोरेटरीज, रूट मोबाइल, सीएट और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट यहां पर भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा। तो अनिल जी, जबरदस्त जुलाई सीरीज कम्स टू अ क्लोज सर, और जो इस सीरीज की शुरुआत में बात करी थी 3 सीरीज गिरावट है, 4 में संभावना कम होती है, वो ट्रेंड बरकरार रहा। कितना रिटर्न बना इस सीरीज की शुरुआत से अगर अभी देखें तो, क्योंकि 6% के आसपास की उम्मीद थी हमारी, 5 से 6% बढ़त होनी चाहिए, उतनी तो हुई होगी। और सीरीज की शुरुआत भी दमदार हुई और सीरीज का अंत भी दमदार हुआ है। तो बीच में थोड़े बहुत हल्के फुल्के ऊपर नीचे होने के बाद, और इस सीरीज में ऐसी कोई खास करेक्शन आई भी नहीं, लगातार ऊपर की तरफ ही हम बने रहे। तो चलिए, ये है आपके लिए जुलाई की सीरीज एकदम आपके लिए आती हुई दिख रही है। तो 7% बराबर। तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग। थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आपको फाइनल क्लोजिंग किस लेवल पर आती हुई दिख रही है। लेकिन गुरुवार है बिल्कुल खास, क्योंकि हफ्ते भर की इंटरेस्टिंग ग्लोबल कहानी आपको मिलती है एक ही साथ एक ही शो में। बात दुनिया की, ये है हमारा स्पेशल शो, और देख लीजिए आज किस तरह की स्टोरीज उसमें है। और हर गुरुवार को मुझे हमारे पैनल के सारे एक्सपर्ट्स को याद दिलाना पड़ता है कि बात दुनिया की, इसका प्रोमो आ रहा है, ध्यान से स्क्रीन पर देख लीजिए। मैं किसी भी स्टोरी पर कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ, बाद में ये मत कहना कि कनेक्शन लूज हो गया, हेलो आवाज़ नहीं आ रही, ध्यान से देखिए। रूस को मिला खतरनाक हथियार, 8वां अजूबा बना रहा सऊदी अरब। दिखाएंगे जर्मनी में कैसे मनाई जाती है 2 तरह की होली, और शतरंज के खेल में रोबोट का एक्शन। देखिए बात दुनिया की, आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो बताइए बंसल, ये सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी लगी और क्यों?
अनिल जी सबसे अच्छी तो मेरे को सी बीच वाली लगी, रोबोट वाली अनिल जी, जिसमें नाम आ रहा था और फोटो सी बीच की आ रही थी अनिल जी, सबसे बेस्ट वो लगी अनिल जी। रोबोट वाली, जो रोबोट की दबंग गई। रोबोट की दबंग। अच्छा, वेरी गुड। होली वाली किसको पसंद आई? जर्मनी में होली, क्योंकि जर्मनी जाना भी है तो होली पे ही जाए। उस सिद्धार्थ जी ले जाने वाले हैं। अच्छा, सिद्धार्थ जी है नहीं जी। जैन साहब, इंडिया में होली और राजस्थान में होली बहुत मजेदार होती है, तो इंडिया में ही करेंगे होली। आप यही रहो, हम जाके आते हैं। तो आप यही रहो, चलो सिद्धार्थ जी के एक टिकट तो कम पड़ा। तो आप अकेले तो खेलोगे नहीं, 2-3 पैनलिस्ट को भी रोको। पीछे पीछे। दूसरा तो अरब जो 8वां अजूबा बना रहे हैं, मुझे उससे प्रॉब्लम आने दी, क्योंकि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और हमें कंपाउंडिंग करवानी, हमको दूसरा वंडर अब नहीं चाहिए, 8वां दूसरा। बढ़िया, वेरी गुड। तो ये आज के लिए विशेष शो है शाम का, मिस मत कीजिएगा। बात दुनिया की बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने को मिलेगी, मज़ा आएगा। 5G का ऑक्शन अंतिम पड़ाव में है। इस साल के अंत तक आप इंटरनेट की सुपर स्पीड का मजा ले सकेंगे। 5G पर इंटरनेट की स्पीड की जो रफ्तार है वो 4G के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा होगी। भरोसा करो भाई, अगर हम बोल रहे हैं तो जैसा बताया जा रहा है वैसे ही बोल रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि मतलब इतनी आए, आप एक्सपेक्टेशन मत लगा लेना कि 10 गुना तेज हो जाएगी, लेकिन डाटा की पटरी पर दौड़ रही है हमारी ज़िंदगी और आसान हो जाएगी। और शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा में हम 5G टेक्नोलॉजी पर करेंगे चर्चा कि 5G के आने से डेटाबेस इंटरनेट की दुनिया में क्या कुछ बदलेगा और क्या इससे हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट सेक्टर को फ़ायदा होगा। वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ये जो आजकल बड़ा नया फॉर्मूला चल रहा है, इससे कहीं भी से भी काम करने की सुविधा किस लेवल तक पहुँचेगी, इस पर करेंगे हम बातचीत। और हमारे साथ होगा एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। और आज का शो का नाम है 5G क्या बदलेगा जी। और हमारे साथ देंगे पीयूष वैश्य साहब, पार्टनर डेलोइट इंडिया के, और विमल वाक्सू साहब है जो पूर्व CMD TCIL के हैं। महेश उपल साहब तो आप जानते ही हैं, जाने माने टेलीकॉम एक्सपर्ट है। तो 5G पर आज हमारा विशेष प्रोग्राम, क्योंकि स्पेक्ट्रम ऑक्शन चल रहे हैं और पूरा देश ये जानना चाहता है कि 5G आने के बाद क्या कुछ बदलेगा। इंटरेस्टिंग है, एक बात है, होना तो ही है। चलिए, रिटायरमेंट प्लानिंग निवेश के 2 बेहतरीन विकल्प है, NPS और PPF। लंबी अवधि में निवेश के लिए किस स्कीम में फ़ायदेमंद होगा, NPS या फिर PPF? दोनों सरकारी है। ऐसे में शाम 6:30 बजे हम इन दोनों की करेंगे तुलना। फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश होंगी हमारे साथ, और शाम 6:40 पर आपको मुनाफे की मिड कैप स्ट्रेटेजी दिलाएंगे। साथ ही बताएंगे कि मिड कैप स्पेस में निवेश के लिए अभी कौन सा सही फंड रहेगा। DSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पैसिव इन्वेस्टमेंट के हेड अनिल गिलानी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। अब आइए हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में। आज कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स का करेंगे हम विश्लेषण। कॉन्गो में UN शांति मिशन में BSF के 2 जवान हमारे हो गए हैं शहीद। UN शांति मिशन में भारत की भागीदारी लंबे समय से है। इंडिया 360 डिग्री में बताएंगे कि आखिर कॉन्गो में चल क्या रहा है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि यूनाइटेड नेशंस का ये शांति मिशन है क्या, इसमें भारत की भागीदारी की ज़रूरत क्या है। देखिए, कॉन्गो में शांति दूतों के शत्रु, ये हमारी कवर स्टोरी है। मॉरिशस में भारत पर जासूसी आरोप करने का आरोप लगाया जा रहा है और मॉरिशस के प्रधानमंत्री इन आरोपों को नकार चुके, लेकिन फिर भी वहाँ का विपक्ष चीन के इशारे पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इंडिया 360 में हम आपको बताएंगे पूरा मामला क्या है, कैसे चीन पीछे से इस मामले को पूरा बढ़ावा दे रहा है। मॉरिशस का बहाना, भारत पर निशाना, ये है हमारी दूसरी कवर स्टोरी। और तीसरी कवर स्टोरी है, चीन ने दुनिया को एक और टेंशन दे दी है। दरअसल चीन ने 24 जुलाई को एक रॉकेट लॉन्च किया था, जिसका एक हिस्सा अब पृथ्वी पर गिरने वाला है। इस चीनी रॉकेट के मलबे से भारत समेत दुनिया के कई देशों में खतरा बढ़ गया है। पूरा मामला समझाएंगे आपको। आसमानी कचरा, भारत पर खतरा, ये हमारी एक और कवर स्टोरी आज रात 8 बजे की। तो ये है आज का पूरा एक्शन। लेकिन कल सुबह 10:30 बजे डीमेट डाका, ऑपरेशन डीमेट डाका का दूसरा एपिसोड आने की तैयारी में है, और कल हम आपके सामने कुछ और इंटरेस्टिंग और सनसनीखेज खुलासे रखेंगे कि किस तरह से हैकर्स अपने कारनामे को अंजाम दे रहे हैं और आपकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, न आपका ब्रोकर, न एक्सचेंजेस के इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। तो कुल मिलाकर आप भगवान भरोसे हैं या फिर साइबर पुलिस के भरोसे है। ऐसे में सावधानी ही आपके लिए सबसे बड़ा सबक है। तो इसलिए हम बताएंगे कि किस तरह से ये हो रहा है और किस तरह से आपको सावधानी रखनी है, प्रोसेस क्या है। तो कुछ और आंखें खोल देने वाली और आपको परेशान करने वाली चीज़ें कल देखने को मिलेगी। इसको कहते हैं ना मार्केट में, कुणाल जी वो कहते हैं कि
कमज़ोर हृदय वाले लोग ना देखें, वैसा वाला मामला है कि अगर आपको डर लगता है कि भाई मेरा डीमेट अकाउंट भी है और साफ़ हो सकता है, ऐसा डर लगता है, तो या तो ना देखें या फिर अपने डीमेट अकाउंट को सिक्योर करने की कोशिश करें, क्योंकि आप देखेंगे तो बड़ा परेशान हो जाएंगे कि वाकई में किस तरह के काम हो रहे हैं। तो कल एक बार 10:30 बजे कुणाल जी फिर कल वापस से ऑपरेशन डीमेटा का देखना है। चलिए, तो ये है हमारे आज और कल के खास आयोजन। फाइनल क्लोजिंग आ गई, 16,929 पर बंद हुआ है निफ्टी 287 अंकों की तेजी के साथ। बैंक निफ्टी 594 अंक बंद हुआ है 37,378 पर, और सेंसेक्स 1,041 पॉइंट। याद नहीं आता पिछली बार कब 4 डिजिट में सेंसेक्स बढ़ा था, तो जबरदस्त तेजी होती हुई दिख रही है यहाँ पर। 47 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 90 अंक नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स है। हल्की सुस्ती के साथ समाचार समाप्त हुए इस सीरीज के। पूरी जुलाई की बेहतरीन सीरीज खत्म। आप सभी से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, हिमांशु जी, जय ठक्कर साहब और श्रीकांत जी और जैन साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।